का ओबीजी का जो सेशन रहने वाला है हमारा, उसमें हम शुरुआत से ओबीजी क्या होती है, गायनिक क्या होती है और गायनिक में किस प्रकार से एम्स नोट सेट में क्वेश्चन पढ़ेंगे। हाँ, अब तक यूपीपीएससी के पैटर्न से या सीएचओ के पैटर्न से पढ़ाए गए हैं। इसमें थोड़ा सा जो वेरिएशन होता है सिलेबस में, वो ज्यादातर प्रैक्टिकली लाइफ सिनेरियो बेसिस पे ज्यादा होता है, जिनके अंदर कुछ प्रोसीजर्स होंगे, कुछ वीडियो बेसिस क्लासेज होगी, और जैसे लेप्रोस्कोपी कैसे होती है, स्टेरोस्कोपी कैसे होती है, हाँ, स्टरलाइजेशंस कैसे होते हैं, कौन कौन सी नर्सिंग प्रायोरिटीज होती है, वो सारी बातें इस बार नोट सेट 6 में पढ़ाई जाएगी। जिससे आप लोगों को, जिसे हम बोल सकते हैं लिपिन कोड पैटर्न या फिर मॉस्पी का जो पैटर्न है, उस लेवल के ऊपर हम उसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उस गेट को बंद कर। देखिए ओबीजी अगर हमें पढ़ना है तो ओबीजी के अंदर अक्सर जो बात की जाती है, ओबीजी के अंदर ओबीजी का मतलब होता है ऑब्स्टेटिक एंड द गायनिकोलॉजी। हाँ, ऑब्स्टेटिक एंड गायनिकोलॉजी एक ऐसी नर्सिंग की ब्रांच है जिसके अंदर अक्सर फीमेल्स के बारे में स्टडी की जाती है। इसलिए मेरा काम है ओनली महिलाओं के बारे में बताना, राम सर का काम है पुरुषों के बारे में बताना, या उनके पास तो सब कुछ आ जाता है मेडिकल सर्जिकल पे। ऑब्स्टेटिक नर्सिंग या गायनिक नर्सिंग की अगर इसे पढ़ना चाहें बेसिक से, अगर रूट से बात की जाती है, तो ऑब्स्टेटिक नर्सिंग को पढ़ने के लिए सबसे पहले पढ़ना होता है, मैंने गायनिकोलॉजी पढ़ना होता, फिर बाद में क्या पढ़ना होता है, ऑब्स्टेटिक्स पढ़ना होता है। यस और नो? गायनिकोलॉजी या गायनिक वर्ड का मतलब होता है जैसे कि गायनिकोफोबिया, किससे डर लगना, और गेमोफोबिया, हाँ, जैसे खुशबू को शादी से डर लग रहा है फॉर एग्जाम्पल, दैट इज, इसको क्या बोलेंगे हम, गैमोफोबिया बोलेंगे। और महिलाओं से डर लगना क्या है, गायनिकोफोबिया है। हाँ, गायनिक वर्ड यूज फॉर दी वुमेन्स, गायनिक वर्ड यूज फॉर दी वुमेन्स। इसलिए गायनिक के अंदर हम वो चीजें पढ़ते हैं, वो टॉपिक्स पढ़ते हैं जो सामान्यतः वुमेन्स के अंदर वेरिएशन होते रहते हैं, जबकि ऑब्स्टेटिक नर्सिंग में वो टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे जो टॉपिक प्रेगनेंसी से रिगार्डिंग हो, जो टॉपिक आपका कहीं ना कहीं ऑब्स्टेटिक नर्सिंग का, जैसे कि फिजियोलॉजी एंड द पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी ऑफ द प्रेगनेंसी। आपका लेबर का क्वेश्चन आया था, वो किस पार्ट का क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी में कौन सी दवा नहीं दी जाती है निम्नलिखित में से। एक ऑप्शन आया था, पहला ऑप्शन था उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन, दूसरा ऑप्शन था एमजीएसओ, तीसरा था लेबेटालोल, और चौथा ऑप्शन था वारफेरिन। क्या नहीं दिया है, हाँ, प्रोस्टाग्लैंडिन दिया जाता है क्या? प्रोस्टाग्लैंडिन क्यों देते हैं, कौन सी दवा से फेस्ट नहीं है, ये इसका क्वेश्चन। हाँ, करता है, वेरी गुड, लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन अगर देंगे तो अबॉर्शन नहीं होगा क्या? हाँ, तो सबसे अच्छी दवा कौन सी है, प्रोस्टाग्लैंडिन ए जाएगा उसमें। हाँ, और कौन सी दवा वो है जो प्रेगनेंसी के अंदर, इसमें लेबेटालोल भी माना है, वो भी गलत। हाँ, लेबेटालोल तो ड्रग ऑफ चॉइस है किसकी, प्री एक्लेम्सिया की फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस मानी जा रही है, पहले मिथाइल डोपा माना जाता था। हाँ, इसलिए कुछ मेडिकेशंस ऐसी, जो ओबीजी की मेडिकेशन थी वो तो सही हुई होगी। हाँ, वो मेडिकेशंस भी आया था क्योंकि हमने पूरा फार्मा इसका पढ़ लिया था, ऑब्स्टेटिक का पढ़ लिया। तो जो नए बच्चे हैं उनके लिए ऑब्स्टेटिक नर्सिंग एक ऐसी नर्सिंग की ब्रांच है जिसमें गायनिक के बारे में पढ़ाया जाता है, ऑब्स्टेटिक के बारे में पढ़ाया जाता है। गायनिक के बारे में पूरी फिजियोलॉजी है, आखिर वुमेन क्या होता है, आखिर आप लोगों का जन्म कैसे हुआ और आप लोगों का धरती पे क्या महत्व है, आखिर माँ को माँ ही क्यों कहा जाता है और माँ के बिना जिंदगी अधूरी क्यों है। दैट इज, हम सब दुनिया में आए हैं, तो दुनिया में आए हैं तो कहीं ना कहीं से आए हैं। हमारी जो कंपनी है जहां से हम लॉन्च होके आए, वो एरिया क्या कहलाता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहलाता है। क्या कहलाता है, रिप्रोडक्टिव। ओबीजी के अंदर वुमेन्स के बारे में स्टडी की जाती है, और वुमेन्स के बारे में जो स्टडी की जा रही है, जैसे कि इस इमेज में 3D इमेज में दिखाया गया है कि ये फीमेल है, इस फीमेल के बॉडी पार्ट्स में अगर पेल्विक ऑर्गन्स की तरफ बढ़ रही है, पेल्विस है, इस पेल्विस की तरफ बढ़ते हैं, तो इस पेल्विस के अंदर आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस पेल्विस वाले पोर्शन के अंदर पहला क्वेश्चन तो सिंपल सा यही बन जाता है कि ये जो जेनाइटल्स है, जो यूट्रस है, वो किस प्रकार का, किस कैविटी का ऑर्गन है, पेल्विक ऑर्गन होता है। कौन सी कैविटी का ऑर्गन है, पेल्विक कैविटी का। ये पेल्विस दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला एरिया, तो ये पेल्विक कैविटी का ऑर्गन, इस पेल्विक कैविटी के अंदर ये पाया जाता है। और
अगर इसको और अच्छे से विजुअलाइज करके देखते हैं तो इसमें दिखाया गया है, ये देखो फॉर एग्जाम्पल ये आपका यूट्रस है और ये साइड में क्या है, ओवरीज है, और दोनों तरफ से किससे कनेक्ट हुई, ये फैलोपियन ट्यूब से कनेक्ट हुई है। तो कुल मिला के ये अंदर जिस प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर, अगर इस इमेज की बात की जाए, इसलिए प्रेगनेंसी के दौर, प्रेगनेंसी में 12 वीक्स या नॉन प्रेग्नेंट वुमेन्स में तो जो यूट्रस होता है या जो रिप्रोडक्टिव पोर्शन होता है वो पेल्विक कैविटी में होता है, लेकिन प्रेगनेंसी में जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, 12 वीक को क्रॉस करता है, ये पेल्विक कैविटी से धीरे 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 क्रॉसिंग करते हुए कहां बढ़ने लगता है, एब्डोमिनल ऑर्गन्स में कन्वर्ट होने लगता है। इसलिए 12 वीक के बाद में ये एब्डोमिनल ऑर्गन के अंदर भी कन्वर्ट हो जाता है। इन ऑर्गन्स को पढ़ने के लिए या इस सिस्टम को पढ़ने के लिए जो मैं बात बताना चाह रहा हूं, इसका इस टॉपिक का नाम है फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ाया जाता है, जिसमें oogenesis होता है, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। ये होता कहां है, ये oogenesis वुमेन्स में ओवरी में होता है, और स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो मेल्स के अंदर आपके टेस्टिस के अंदर देखने को मिलता है। क्लियर है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि सर ये जो पोर्शन है, जो ओवरी है, वो किस पोर्शन में किस टॉपिक में पढ़ा जाता है, दैट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ द वुमेन्स बॉडी। इसका मतलब है कि मां के शरीर के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, वो ऑर्गन जो कहीं ना कहीं मां बनने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगर प्राइमरी ऑर्गन पर नहीं है तो वो मां नहीं बन पाएगी। इसलिए प्राइमरी ऑर्गन कौन सा होता है, अंडा से बोल सकते हैं, जिसे ओवरी बोला जाता है, जिसे फीमेल गोनेड के नाम से भी जाना जाता है। फीमेल गोनेड एक ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है, फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। इसलिए इन ऑर्गन्स को पढ़ना चाहिए और इनकी स्टडी जो होगी उन्हें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यूनिट के अनुसार पढ़ा जाता है। हाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, इस सिस्टम को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसके अंदर आपको ये जो दिखाया जा रहा है, दैट इज द आपका ये जो पोर्शन है, ये अंदर की दुनिया होगी, दैट इज द इंटरनल जेनिटल्स है। जबकि जो बाहर वाला जो पोर्शन होगा उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उस पोर्शन को हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल जेनिटल्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एक्सटर्नल जेनिटल्स बोल सकते हैं। एक्सटर्नल जेनिटल्स के अंदर जो एक्सटर्नल जेनिटल्स है, उन एक्सटर्नल जेनिटल्स के अंदर आपका लेबिया मेजोरा आता है, आपका लेबिया माइनोरा देखने को मिलेगा। वही बात की जाए अगर, देखिए एक इमेज और दिखाई जाए, इस इमेज के अंदर भी क्या दिखाया गया है, इसमें इंटरनल जेनिटल्स दिखाया गए हैं। क्या दिखाए गए, इंटरनल जेनिटल्स में फर्स्ट पोर्शन जो होता है वो वेजाइना होता है, सेकंड जो पोर्शन होता है वो यूट्रस होता है, थर्ड जो पोर्शन होता है वो फैलोपियन ट्यूब होता है, और जो लास्ट वाला पोर्शन होता है वो आपका ओवरी होता है। दैट इज द जो वेजाइनल ऑरिफिस है, जो वेजाइना है, इस वेजाइना के बारे में भी पूरा डीप में पढ़ाया जाएगा। एक छोटा सा प्यारा सा ये देखो और समझ में आएगा आप लोगों को। उस मोबाइल को बंद करके आओ, कौन है बाहर, कोई है नहीं टीचर? देखना इसको। Reproductive system. The female reproductive organs are present inside the pelvis. It consists of a pair of ovaries, 2 fallopian tubes, and the uterus. The ovaries are oval-shaped structures present on either side of the uterus. They are attached to the uterus by fibrous cords known as the utero-ovarian ligaments. The ovaries, which are grayish-pink in color, are each about 4 centimeters long and 2 centimeters wide, and weigh about 2 to 3.5 grams usually. Each ovary takes turns releasing an ovum every month. An ovum is the largest single cell in the female body. After the ovum is released into the fallopian tube through the process known as ovulation, it travels down the uterus. The uterus is a pear-shaped structure, thick muscle wall. The lowest part of the uterus is called the cervix, which opens into the vagina. The vagina, a muscular tubular tract, leads from the uterus to the exterior of the body. The ovaries secrete estrogen, a hormone which releases into the bloodstream and helps in developing the secondary sexual characteristics in the female body, like the growth of breasts,
bladder, hips, and more. The ovaries are formed from pubic hair. Progesterone is another hormone which prepares the uterus for pregnancy and the mammary glands within the breasts for lactation. During pregnancy, both the hormones work together. तो ये जो सिस्टम है, कुछ इस वीडियो पे भी ये दिखाया गया है कि कहीं ना कहीं जो सिस्टम्स है ओबीजी के, वो सिस्टम्स हम एक्सटर्नल जेनिटल्स में और इंटरनल जेनिटल्स और कुछ जो पार्ट्स है वो एसेसरी ऑर्गन्स के अंदर पड़ते हैं। अगर इसे पढ़ा जाए दैट इज द एक्सटर्नल जेनिटल्स, इंटरनल जेनिटल्स, और एसेसरीज में जो आता है पोर्शन मदर की बॉडी में दैट इज द मेमरी ग्लैंड्स। हाँ, इससे भी क्वेश्चन आया था आपकी यूपीपीएससी के अंदर। हाँ, ए ऑप्शन राइट जाएगा उसका। हाँ, कि जो मैटरनल बॉडी में ब्रेस्ट सेल्स होती हैं उनमें लोब्यूल्स, लोब्स कितने पाए जाते हैं, संख्या पूछी गई थी। 15 to 20 होता है, 15 to 20 इसमें पाया जाता है। क्लियर है? तो देखिए आखिर ओबीजी है क्या? इस ओबीजी के अंदर दो पोर्शंस पढ़े जाते हैं। दैट इज, पहला मैंने बताया, पहला पोर्शन क्या है? गायनिकोलॉजी होता है। दूसरा जो पोर्शन होता है दैट इज द ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग होता है। सर क्या होता है? ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग होता है। आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, बेसिक फंडामेंटल्स को अगर साथ में लेके चले हम, कि द फादर ऑफ द ओबीजी कौन है? द फादर ऑफ ओबीजी कौन है? तो मॉडर्न, एक नर्सिंग का भी क्वेश्चन पूछा गया था, पियोनर्स ऑफ द मॉडर्न नर्सिंग कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल होगा। उसमें भी लोगों ने अलग अलग जवाब दिए हैं, वो भी गलत है, नाम नहीं लूंगा। चले हम लोग आगे। इसका मतलब क्या है कि गायनिकोलॉजी या फिर ऑब्स्टेट्रिक जो नर्सिंग है, इसका चाहे पुराना फादर पूछे, चाहे इसका नॉर्मल फादर पूछे, चाहे इसका मॉडर्न फादर पूछे, पापा पापा ही रहेंगे हमेशा। यस और नो? इसका मतलब बाप बाप ही रहेगा। और इसके पिताजी का क्या नाम है? द फादर ऑफ द ओबीजी का नाम क्या नाम है? जेम्स मैरियन सिम्स। दैट इज जेम्स मैरियन सिम्स। एक ऐसे साइंटिस्ट जो अमेरिकन फिजिशियन थे, एक बहुत अच्छे टीचर अपनी जिंदगी में बने, एक बहुत अच्छे सर्जन अपनी जिंदगी में बने, और एक बहुत अच्छे राइटर अपनी जिंदगी में बने। ऐसा नहीं, अपने जीवन में बहुत सर्जरियां की, इन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत बुक्स लिखी है, और ये बहुत अच्छे एक सर्जन के रूप में टीचर भी बने यूनिवर्सिटी के अंदर। और इन्होंने सबसे पहले जो जेम्स मैरियन सिम्स है, उन्होंने सिम्स पोजीशन के बारे में बताया था। किस पोजीशन के बारे में? सिम्स पोजीशन के बारे में बताया था। यही वो व्यक्ति है जिन्होंने सबसे पहले पिस्टूला का ऑपरेशन किया था। रेक्टो वेजाइनल पिस्टूला को सक्सेसफुली, इसको सक्सेसफुली जो ऑपरेट किया गया था वो जेम्स मैरियन ने ही किया था। इन्होंने बहुत योगदान दिया महिलाओं के बारे में और फीमेल्स के अंदर डिजीजेस के अंदर, इसलिए इन्हें फादर ऑफ द ओबीजी के नाम से नवाजा गया है। फादर ऑफ द जो गायनिकोलॉजी है, अगर मेरे से कम शब्दों में पूछा जाए कि गायनिकोलॉजी क्या है, सर गायनिकोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो सिंपल सा याद रखिए, गायनिक जो वर्ड होता है, इस गायनिक वर्ड का मतलब ही क्या होता है? फीमेल होता है। क्या होता है? फीमेल बोल सकते हैं, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं? वुमेन बोल सकते हैं। इसी को हम क्या बोल सकते हैं? स्त्री, महिला, जो भी है। तो हम लोग वुमेन, हमारी अंग्रेजी में नॉर्मली इंग्लिश में वुमेन बोलते हैं, इसको मॉडर्न इंग्लिश में फीमेल बोला जाता है। ऐसे ही रशियन लैंग्वेज में इसको क्या बोला जाता है? गायनिक गाय। यस, गायनिकोफोबिया। हाँ, महिलाओं से डर लगना क्या कहलाता है? गायनिकोफोबिया कहलाता है। यस, याद रखिए। इसका मतलब गायनिकोलॉजी के भी फादर जेम्स मैरियन सिम्स ही होंगे, और ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग के फादर भी जेम्स मैरियन सिम्स होंगे। गायनिक के अंदर जो पढ़ा जाता है, गायनिक वर्ड यूज फॉर द फीमेल्स, वुमेन्स, और लॉगस का मतलब या लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो सिंपल सा सीधा सा अगर जवाब निकाला जाए कि सर गायनिकोलॉजी में आप क्या पढ़ाने वाले हो आगामी, तो हम यही बात करेंगे, स्टडी अबाउट वुमेन। महिलाओं के बारे में अध्ययन करना, महिलाओं के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? वुमेन कहलाता है। वैसे महिला के मन की बात आज तक कोई नहीं जान पाया है, वो एक दूसरी बात है। हाँ, उसके मन में क्या चल रहा है। हाँ,
लेकिन यहां वो चीजें पढ़ी जाएगी जो सारा जो एनाटॉमिकली और जो फिजियोलॉजिकली जो बॉडी के अंदर फंक्शंस होते हैं, दैट इज द गायनिकोलॉजी, स्टडी अबाउट द वुमेन्स। जबकि सर ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग में क्या पढ़ाने वाले हैं? ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग के अंदर हम पढ़ेंगे क्या? स्टडी अबाउट प्रेगनेंसी, स्टडी अबाउट प्रेगनेंसी एंड इट्स डिसऑर्डर, स्टडी अबाउट प्रेगनेंसी एंड इट्स डिसऑर्डर। और मैं बोल सकता हूं कि हम इसके बारे में किसके बारे में पढ़ते हैं? लेबर एंड इट्स डिसऑर्डर, प्रेगनेंसी होना और उससे रिगार्डिंग होने वाले डिसऑर्डर्स, लेबर और उसके रिगार्डिंग डिसऑर्डर, जितने भी प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया, जितने भी हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर, प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया, सारे जितने भी डिसऑर्डर्स है वो प्रेगनेंसी के पढ़े जाते हैं और लेबर के बारे में स्टडी की जाती है। इसलिए इस प्रकार की नर्सिंग को क्या बोलते हैं? ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग बोलते हैं। सर क्या बोलते हैं? ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग बोलते हैं। हिंदी भाषा में भी आप हॉस्पिटल सेटिंग्स में जाते हो तो सामने एक प्लेट लगी हुई मिलती है आपको, स्त्री रोग विशेषज्ञ या स्त्री रोग, और इसको बोलते हैं प्रसूति रोग, दैट इज प्रसव यानी लेबरिंग, दैट इज द प्रसव यानी पार्टुरेशन। हाँ, प्रसव की जो प्रसव होता है, जो डिलीवरी होती है, वो कौन सी नर्सिंग में पढ़ाया जाता है? ऑब्स्टेट्रिक्स में। जबकि पीरियड्स का आना, हाइट का इंक्रीज होना, प्यूबार की, अडनार की, थैलार की, मन्नार की, ये सारी चीजें किसमें पढ़ी जाती है? गायनिकोलॉजी में पढ़ी जाती है। अगर और इसे सिंपल करना है तो गायनिकोलॉजी मेंटेन करने के लिए एक महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, और ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग को एंजॉय करने के लिए और अपनी लाइफ में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में ना हो तो किन प्रकार की बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो दो हार्मोन है जिनके ऊपर पूरा पूरा ये टिका हुआ है। मैं ये बोल सकता हूं कि जो वुमेन्स है, जो गायनिकोलॉजी है, इस गायनिकोलॉजी के अंदर अगर मां को अपनी बॉडी को स्वस्थ रखना है तो उसको किस हार्मोन की जरूरत है? एस्ट्रोजन हार्मोन की जरूरत है। किसकी जरूरत है? एस्ट्रोजन। मैं कहूं गायनिक हार्मोन इज ऑल्सो नॉन एज, गायनिक हार्मोन इज ऑल्सो नॉन एज। तो उसका जवाब क्या होगा? एस्ट्रोजन। सर आपने इसी को हार्मोन तो काफी थे, एस्ट्रोजन को इतना महत्व क्यों दिया बताओ? गायनिक हार्मोन इज ऑल्सो नॉन एज एस्ट्रोजन, या बिकॉज वाई द एस्ट्रोजन इज द गायनिक हार्मोन? आखिर एस्ट्रोजन ही गायनिक हार्मोन क्यों है? हाँ, क्योंकि सर इसके पास में वो है जो किसी और के पास में नहीं है। हाँ, ऐसा एक हार्मोन है जो फीमेल की बॉडी के अंदर पूरी पूरी ग्रोथ करवाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। हाँ, एक जब उसका जन्म हुआ था, जब से लेकर के वो धीरे 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 बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है और वो मेनार्की की तरफ आ रही है, उसमें थैलार्की पहले हुआ है, वो सारे जो वेरिएशन देखने को मिलते हैं जिन्हें अच्छी भाषा में हम लोग बोलते हैं प्यूबर्टिक, या फिर जो प्यूबर्टी के जो सीक्वेंस होते हैं, जो मेनार्की के जो सीक्वेंस होते हैं, या मैं बोलूं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो बच्चों के अंदर, वुमेन फीमेल गर्ल्स के अंदर जो डेवलप करवाता है, वो कौन सा हार्मोन होता है? वो एस्ट्रोजन होता है। क्योंकि सर जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है आपके शरीर के अंदर, क्या सर ये मेल के अंदर नहीं होता है क्या बताओ? होता है, मेल में भी होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। सर एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो आपकी बॉडी की वेसल्स को हमेशा क्या करके रखता है? वेसोडाइलेटर हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? वेसल्स को डायलिटेट करने वाला हार्मोन है, दैट इज वेसोडाइलेटर हार्मोन होता है। ये मां की बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स को हमेशा डायलिटेट करके रखता है, और ब्लड वेसल्स डायलिटेड होने की वजह से, ब्लड वेसल्स डायलिटेड होने की वजह से उस एरिया की जो ब्लड सप्लाई होती है वो क्या होता है? अच्छी देखने को मिलती है। हर एरिया में न्यूट्रिटिव वैल्यूज अच्छी जाती है। दूसरा कारण होता है कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं उसके 4 टाइप होते हैं, मैंने पढ़ा रखा है पहले भी आप लोगों को, है ना? एस्ट्रोजन के कितने बेटे हुए? 4 बेटे हुए। चारों बेटों के क्या नाम हुए? E1, E2, E3 और जो E1 था वो E1 बेटा था, दैट इज E1 का मतलब होता है, इसका नाम पूछा जा सकता है पहला क्वेश्चन, दैट इज स्टेरॉल। दूसरे का क्या नाम हुआ? एस्ट्रोडाइल। E3 का क्या नाम है? स्ट्रियोल। पता नहीं, कितना अच्छा जवाब है। हाँ, और E4 का क्या नाम होगा? स्टेटेरॉल।
स्टेरॉन, स्ट्रेडायल, स्ट्रियोल, स्टेटेरॉन, यस और नो? सर इनमें आपसे ये पूछा जाए कि इन दो चारों में से सबसे पहले दुनिया में कौन आया? दुनिया में आए हो तो रब कर लो। बड़ा बेटा बड़ा ही होता है, छोटा बेटा छोटा ही होता है। बड़ा बड़ा जिम्मेदार होता है। इसलिए हमारे शरीर में, महिलाओं के शरीर के अंदर जो प्यूबार की आती है, या मैं कहूं कि जो आपका अडनार की है, एक्सिलरी हेयर्स का आना और प्यूबिक्स हेयर्स का आना, इन चारों में से मैं कहूं कि एस्ट्रोजन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? सेकेंडरी, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, एसएससी, हाँ, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके लिए एस्ट्रोजन जिम्मेदार है। लेकिन जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें E1 जो पहला होता है, तो E1 है बच्चों के अंदर इनिशियल फोज के अंदर जो एक्सिलरी हेयर्स आते हैं, कौन से? एक्सिलरी हेयर्स आते हैं, और जो प्यूबिक्स हेयर्स आते हैं उसके लिए जिम्मेदार एस्ट्रोजन का टाइप बताइए। E1 होता है। क्लियर है? और ये E1 कहां का रहने वाला है? ये ओवरी में नहीं बनता है। ये कहां बनता है? जो किडनी है, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है? एड्रेनलिन ग्लैंड कहा जाता है। और इस एड्रेनलिन ग्लैंड के अंदर दो प्रकार के पार्ट्स पाए जाते हैं। एक पोर्शन होता है आपका अंदर वाला मेडुला और बाहर वाला होता है कॉर्टेक्स। बहुत अच्छा, अंदर वाला मेडुला, बाहर वाला कॉर्टेक्स। और इसकी 3 जोन होती है, GFR। जी में से जो रिलीज होता है, जी में से जो रिलीज होता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? जो जी लेयर है, ग्लोमेरुलोसा होता है, इसके अंदर से जो हार्मोन बनेगा उस हार्मोन का नाम बताओ। ए यानी एल्डोस्टेरोन, एफ यानी पेसिकुलेटा, एफ यानी, और ए से क्या निकलता है? सी, सी यानी कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, हाँ, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, या फिर मैं और बोलूं तो कॉर्टी। इससे भी क्वेश्चन आया था। स्टेरॉइड थेरेपी के दौरान नर्स को क्या ध्यान रखना चाहिए? अचानक से उसे बंद, ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। इसलिए स्टेरॉइड चलेगी तो हमेशा उसे अचानक बंद ना करें। क्यों? क्योंकि वो WBC के काउंट को क्या कर देता है? कम कर देता है। ग्लूकोज को क्या करता है? इसलिए बाहुबली जैसी क्या होती है? बॉडी होती है। और इसलिए ऑप्शन को ना माने, जवाब सुने। हाँ, जनता जवाब सुनना चाहती है, तो जवाब क्या होगा कि अचानक से कभी भी स्टेरॉइड दवा को बंद नहीं किया जाता है। जैसे अर्थराइटिस का पेशेंट है, जैसे कोई और पेशेंट है जिसको निमोसलाइड चला रखी है, कोई और ड्रग चला रखी है, उसको 2 सुबह शाम चलती है बीडी में, तो उसे धीरे धीरे ओडी में लाया जाता है, ओडी से फिर हाफ टेबलेट में लाया जाता है, धीरे धीरे बॉडी को सेट किया जाता है। इसलिए सुनो, जी यानी आपका जी से मैं कहूं कि कॉर्टेक्स में 3 जोन पाए जाते हैं। GFR से याद रखना, ट्रिक क्या है? GFR। और GFR से ट्रिक, तीनों में से क्या निकलेगा? AC सेक्स, R से क्या होगा? सेक्स एंड्रोजन्स, R से सेक्स एंड्रोजन रिलीज किए जाते हैं। सेक्स एंड्रोजन में मां में भी होते हैं और पिता में भी होते हैं। दैट इज द मेल और फीमेल। मेल के अंदर कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। सर कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। जबकि फीमेल के अंदर कौन सा होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। क्या मैं जो बताना चाह रहा था हम हमारे लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं? हमने कहा कि एड्रेनलिन ग्लैंड से आता है। एड्रेनलिन ग्लैंड में कहां से आता है? जी से आता है, एफ से आता है कि आर से आता है? आर से आता है। हाँ, और ये जो एस्ट्रोजन आता है, ये एस्ट्रोजन कौन सा है? E1। कौन सा है? क्या E1 की वजह से मां के शरीर में पीरियड्स आ सकते हैं? ना। 13 वर्ष की वजह, 13 वर्ष पहले, बिफोर द 13 ईयर्स, एक फीमेल की बॉडी में एस्ट्रोजन का कौन सा टाइप देखने को मिलता है? E1, E2, E3, E4। 13 वर्ष से पहले कौन सा देखने को? E1 देखने को मिलता है। एक 16 वर्ष की कोई रीना नाम की कोई पेशेंट है, उसमें सारे पैरामीटर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के बिल्कुल नॉर्मल है। उसमें टाइमली पीरियड्स आते हैं। कौन सा एस्ट्रोजन रेस्पॉन्सिबल होगा?
जितनी मेमोरी ग्लैंड्स की ग्रोथ होनी चाहिए थी उतनी मेमोरी ग्लैंड्स की ग्रोथ है, हाइट जितनी होनी थी हाइट भी उतनी है, दिखने में बहुत सुंदर है, बाल बड़े घने हैं, और जितने हाथ पैर जैसे होने चाहिए थे, बिल्कुल जो फिगर हमारी बॉडी का होना चाहिए बिल्कुल सही है। इसका मतलब कौन सा हार्मोन होगा? E2 होगा। कौन सा होगा? E2 होगा। लेकिन एज हो गई है और बाल में सिर में बाल ही नहीं है, गंजी हो गई है, हाँ? या फिर क्या है कि उसकी जो हाइट है वो 3.5 फीट है, 4 फीट है। तो अकॉर्डिंग टू एज एक क्वेश्चन ये भी आया था, लेकिन उसे घुमाया गया था, हाँ, कि हाइट देखा जाता है, वेट देखा जाता है, सब सेंटर वो आंगनवाड़ी वर्कर्स क्या चेक करती है? मिड आर्म सरकमफ्रेंस चेक करती है। एक क्वेश्चन आया था, कम्युनिटी का क्वेश्चन था वो, हाँ, क्या चेक करती है उस सेंटर पे? मिड आर्म सरकमफ्रेंस वाला एरिया, जिससे कवासी कोरस और जिससे मेरस्मर्स जैसे केसेस को नोटिफाई। प्रोटीन माल न्यूट्रिशन का केस था, हाँ, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन का। इसका मतलब क्या है? हम आए, हमारे क्वेश्चन भी समझ में आ रहा है। हम पढ़ रहे हैं ओबीजी, क्या पढ़ रहे हैं? ओबीजी। ओबीजी में पहला पोर्शन पढ़ रहे हैं गायनिक क्या होता है, ये समझाना चाह रहा हूं। गायनिक के अंदर मैंने कहा गायनिक हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज एस्ट्रोजन। कोई बहुत ज्ञानी मिल जाए उसे पूछना कि कौन सा एस्ट्रोजन, टाइम टाइम फिस हो जाएगा, हाँ, टाइम फिस हो जाएगा कि एस्ट्रोजन कौन सा, कि सर एस्ट्रोजन तो मुझे पता नहीं, एस्ट्रोजन ना कितने एस्ट्रोजन है? 4। वो पूछ लेगा कि उसने मान लो ऑनलाइन देख लिया होगी E1 होता है, हाँ, लेकिन उसको तो E1 रहता कहां है, उसका घर कहां, बताओ? इतनी यात्रा करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, कहां मिला? यहां मिला। क्या इस E1 की वजह से क्या उसको पीरियड्स आ सकते हैं? इसलिए मीनोपॉज होने के बाद में E1 का लेवल बढ़ा हुआ हो तो पीरियड्स, और बिफोर प्यूबरिटी अगर बढ़ा हुआ कोई E1 जो E होगा तो वो कौन सा होगा? E1 होगा। पीरियड से पहले जो बढ़ा हुआ होता है वो E1 होता है। सर इसकी वजह से दो वेरिएशन बॉडी में देखने को मिलेंगे, मैं फिर बता रहा हूं। पहला जो बदलाव होगा, E1 अगर आपके शरीर में बढ़ रहा है तो पहला ही जो बदलाव होगा, वो पहला बदलाव क्या होगा कि एक्सिलरी हेयर्स आना स्टार्ट होंगे बच्चों में, और प्यूबिक एरिया में भी क्या आना स्टार्ट होंगे? हेयर्स आना डेवलप होंगे। चलें आगे की तरफ। सर इसी के अंदर अगर दूसरा पोर्शन कवर किया जाए, E1 पीरियड्स आने से पहले देखने को मिलते हैं। E2 का लेवल अगर पूछा जाता है तो E2 का लेवल, जो E2 का नाम है वो मैंने बता चुका हूं मैं, क्या बोलते हैं? एस्ट्राडायल है। मैं कहूं सबसे पोटेंट, सबसे मजबूत, सबसे होनहार, सबसे ओजस्वी, सबसे तेजस्वी कौन सा इन चारों में से? और ऐसा एस्ट्रोजन जो महिलाओं में पाया जाना बहुत जरूरी है वो E2 है, हाँ। मैं कहूं कि फीमेल को फीमेल के रूप में पूरी रूप से डेवलप करने वाला एस्ट्रोजन का नाम बताओ? E2 है। और ये E2 कहां का रहने वाला है आपसे अगर ये पूछ लिया जाए? ये ओवरी का रहने वाला है। यस और नो? इसका मतलब है ओवरी के अंदर क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। ओवरी में ओवा बनता है। क्या बनता है? ओवा बनता है। ओवरी में क्या होता है? oogenesis होता है। सर क्या होता है? ओवरी में ही ओवा बनता है, ओवरी में oogenesis होता है, और ओवरी के अंदर ही आपके फिजियोलॉजिकल बदलाव होने के लिए या एंडोमेट्रियम के सेड आउट होने के लिए भी ओवरी समय से, मैं कहूं कि ओवरी में हलचल करवानी है तो किसको लाना पड़ेगा? और ओवरी में क्या बनता है? ओवा। इसका मतलब ओवुलेशन के लिए कौन सा जरूरी है? E2। क्लियर है? ओवुलेशन किसके लिए होगा? किसके ऊपर डिपेंड है? E2 पे डिपेंड। अच्छा, ओवुलेशन होने के 15 दिन बाद में जब सिक्रेटरी फेज कंप्लीट होगी तो MC आएगी, तो MC भी किस पे डिपेंड है? E2 पे डिपेंड है। मैं कहूं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जिस पे डिपेंड है वो कौन सा हार्मोन होगा? आपका एस्ट्रोडायल होगा। कौन सा होगा? एस्ट्रोडायल होगा। सर ये दो भाई साहब रह गए, E3 और E4 का लेवल रह गया। E3 का नाम है जिसे बोला जाता है एस्ट्रियोल। प्रेगनेंसी के दौरान प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले एस्ट्रोजन का नाम बताइए। E1, E2, E3, E4, क्या करके आना? E3 का लेवल होता है। इसलिए ट्रिपल टेस्ट में ये चेक किया जाता है। ट्रिपल टेस्ट में मेटर्नल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन, बीटा एसीजी, और साथ में कौन सा एस्ट्रोजन चेक करते हैं? इसलिए क्यूब E3 लिखा हुआ था, अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रियोल। अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रियोल। प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा प्रचुर मात्रा में कौन सा एस्ट्रोजन बनाता है? E3 बनाता है। और माइनर रूप में कौन सा बनाता है? E4 बनाता है। इसलिए ये दोनों कब देखने को मिलते हैं? प्रेगनेंसी में। कब देखने को मिलते हैं? ये दोनों प्रेगनेंसी में देखने को मिलते हैं। और प्रेगनेंसी में कौन बनाता? ओवरी बनाती है कि प्लेसेंटा बनाती?
ये हरियाणा भी एक एग्जाम में आया था। बच्चों ने क्या कर दिया, ओवीरी से तो बनता है एस्ट्रोजन, ना बाबा ना, कहां बनता है, प्लेसेंटा में बनता है। क्योंकि जिम्मेदारी किसने ले रखी है। एक क्वेश्चन और सुनो कि प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन होता है, जो प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन प्रोजेस्टेरोन कहा जाता है, वो प्रोजेस्टेरोन कहां से आता है। ऑप्शन सुनो, प्रेगनेंसी में कॉर्पस ल्यूटियम से, ऑप्शन सुनो प्लेसेंटा से, ऑप्शन सुनो ओवरी से, और ऑप्शन सुनो एड्रेनलिन कॉर्टेक्स से। नहीं, उसमें कुछ भी नहीं दे रखा है। उसने कहा प्रेगनेंसी के अंदर प्रोजेस्टेरोन मेंटेन हार्मोन जो होता है, प्रेगनेंसी मेंटेन जो हार्मोन होता है जिसे प्रोजेस्टेरोन कहा जाता है, आखिर प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला प्रोजेस्टेरोन कहां से रिलीज होता है प्रेगनेंसी। हाँ, इसलिए अच्छा जवाब होगा प्लेसेंटा। उसने प्रेगनेंसी पूछा है तो प्रेगनेंसी का मतलब होता है मिड प्रेगनेंसी स्टार्ट, वायबिलिटी ऑफ द पीरियड होता है, वहां प्रेगनेंसी होती है। हाँ, या ऑल ओवर देखा जाता है तो उसका जवाब भी अच्छा क्या है, प्लेसेंटा ही जाए। अगर वो ये पूछ लेता कि 12 वीक से पहले या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, हाँ ये भी क्वेश्चन था, फर्स्ट ट्राइमेस्टर किसे कहते हैं, 3 महीने के समय को फर्स्ट ट्राइमेस्टर। हाँ, 3 महीने के समय या 12 वीक के समय को क्या कहते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। हाँ, एक्सपल्सन ऑफ फीटस कौन सी स्टेज में होता है। हाँ, तो ये तो हम चौके छक्के तो लगाया क्या आए होंगे, छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन थे। यस और नो, चले हम लोग आगे। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, रटना नहीं है, रटोगे तो मारे जाओगे। कितना रटोगे, डेली बोर्ड ऐसे भरते रहेंगे। हाँ, रटना नहीं है। इसका मतलब हम पढ़ रहे हैं, फिर से प्लेटफॉर्म पे आते हैं, हम पढ़ रहे हैं ओबीजी। क्या पढ़ रहे हैं, ओबीजी। ओबीजी के कितने पोर्शन, 2 पोर्शन। पहला पोर्शन गायनिकोलॉजी पढ़ रहे हैं, गायनिकोलॉजी वुमेन्स के बारे में स्टडी करना होता है। इस वुमेन्स की स्टडी के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन होने वाला है वो एस्ट्रोजन होने वाला है, इसलिए इसे कहा गया द गायनिक हार्मोन इज आल्सो नोन एज एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन कितने टाइप के पढ़ा है, 4 टाइप। पहला टाइप E1। E1 का नाम बताओ, E1 का नाम बताओ। देखो, अगर कोई बच्चा समझदार है पगड़े को, स्टेरॉन, टेरॉन जो वर्ड होता है वो स्टेरॉइड होता है। क्या होता है, स्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। हाँ, जितने भी स्टेरॉइड्स होते हैं उनमें क्या होता है, ये वर्ड देखने को मिलता है, इसलिए ये स्टेरॉइड टाइप का हार्मोन। इसलिए मैंने कहा फीमेल सेक्स एंड्रोजन कौन सा, E1। क्लियर। फिर सेकंड वन E2 था, जिसे एस्ट्रोडायोल मैंने कहा ये प्रेगनेंसी में ये पूरी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स या ओवरी के ऊपर इफेक्ट दिखाने वाला हार्मोन होता है। तीसरा E3 होता है। चौथा E4 होता है, जिसे स्ट्रियोल और स्टेटेरॉन कहा गया, और ये दोनों ही प्रेगनेंसी में देखने को मिलते हैं। क्लियर है। इस प्रकार से पूरी एक फीमेल की बॉडी, गर्ल्स की बॉडी को बिफोर द पीरियड्स या पीरियड्स तक, या मैं कहूं कि प्रेगनेंसी जब तक कंसीव नहीं हो जाती है, जब तक कौन सा हार्मोन पूरी तरीके से मेच्योर करके रखता है, एस्ट्रोजन। और इस एस्ट्रोजन की मदद करने वाले 2 हार्मोन आते रहते हैं, जाते रहते हैं। एक FSH आता है और फिर बीच में एस्ट्रोजन आता है और फिर LH आता रहता है। जिस महीने प्रेगनेंसी कंसीव होती है उसके बाद में तीनों हार्मोन्स कम हो जाते हैं और किसका लेवल बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है। कंसंट्रेशन में सबसे ज्यादा प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, बोलो क्या कहा जाता है, प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन कहा जाता है। अगर इसकी बात की जाए, हम पढ़ क्या रहे थे, ये देखिए, ये आपका गायनिक के बारे में कुछ बातें की। अब इसके बारे में देखिए इधर, ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग के बारे में, स्टडी अबाउट द प्रेगनेंसी एंड इट्स द डिसऑर्डर एंड द लेबर एंड इट्स द डिसऑर्डर। लेबर एंड प्रेगनेंसी और उसके डिसऑर्डर्स के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, आपका ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग कहलाता है। और ऑब्स्टेट्रिक जो नर्सिंग होती है, इस ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग को जो मेंटेन करता है, पूरी प्रेगनेंसी को मेंटेन जो करता है, मैं बार बार बोल चुका हूं, उसे क्या कहा जाता है, कौन सा हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन। इसलिए मैं कहूं ऑब्स्टेट्रिक हार्मोन कौन सा होगा, प्रोजेस्टेरोन होगा। कैसा होगा। और ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, अगर आपसे पूछा जाए प्रोजेस्टेरोन को क्यों कहा जाता है ऑब्स्टेट्रिक हार्मोन, स्मूथ मसल्स को क्या करता है, अगर स्मूथ मसल्स को रिलैक्स नहीं करे तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं रहेगी। और क्या कारण हो सकता है, अच्छा जवाब दो। एक ऐसा हार्मोन है जो टोकोलाइटिक नेचर का होता है।
एक ऐसा हार्मोन है जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बिल्कुल स्टॉप करके रखता है। जब जब प्रोजेस्टेरोन आएगा सामने वाले सारे क्या हो जाएंगे, तो प्रोजेस्टेरोन लाइक दी प्रिंसिपल, पी फॉर प्रोजेस्टेरोन, पी फॉर प्रिंसिपल। साहब आगे, हाँ सारे बच्चे क्या है, चुप है, 9 महीने तक चुप रहेंगे। कितने महीने तक, 9 महीने। तो प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन पी फॉर प्रोजेस्टेरोन लाइक दिस द प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। सबसे बड़ा प्रिंसिपल, सिद्धांत क्या है इसका, कि ये कहता है कि मेरे को एक बार आप बुलाओगे ना तो सारी प्रकार के कोरोना वायरस में क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। कोरोना वायरस लाइक द कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कोरोना वायरस लाइक द मोटिलिटी, हाँ कोरोना वायरस लाइक द वेजो कंस्ट्रिक्शन। ये जब प्रोजेस्टेरोन आता है तो ये आपके यूट्रस को बिल्कुल क्या करके रखता है, रिलैक्स करके रखता है, क्योंकि यहाँ नाजुक सा छोटा सा क्या अभी क्या जुड़ा हुआ है, प्लेसेंटा, और इससे क्या जुड़ रहा है, धीरे धीरे फीटस जुड़ रहा है। इसका मतलब यहां अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सर ये रिस्क है कि सर ये केस किस में कन्वर्ट हो सकता है, अबॉर्शन में कन्वर्ट हो सकता है। यस और नो। इसलिए क्या कहा जाता है, जब नया नया बच्चा आता पढ़ने के लिए तो उसे बहुत प्यार से पढ़ाया जाता है। डेमो है ना, इसलिए बच्चे को समझ में आना चाहिए। ये कौन करता है, जिसको पढ़ाना है। हाँ ऐसे नई नई शादी हुई ना तो सब ससुराल में कौन आई, बहू आई, हाँ तो वो सास है ना, वो भी क्या करती है, बहुत प्यार, अरे बेटा आप तो बैठ जाओ, आप काम मत करो बेटा, मैं देख लूंगी। लेकिन वो बेटी सोची मेरा ससुराल बड़ा गजब का मिला, मेरी सास तो बहुत अच्छी मिली, ऐसा ही करती है। उसे क्या पता कि अंदर साजिश है, 1 महीना रुक जा, 2 महीने रुक जा। वो सुशीला जो कहती थी मेरी सास बहुत अच्छी है, सर आपको क्या पता, मेरे को तो, मैं किस्मत वाली हूँ, मेरे को तो पति भी एक बहुत अच्छा मिला, साथ में ऑफर में क्या मिली, अच्छी सास भी अच्छी। ये कहती है कि तू बेटा 8 बजे तक आराम से सोया अगर तू पीजी में रह के आई हो तुझे पता नहीं होगा। लेकिन महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद वही सास बोलती है, शर्म नहीं आती क्या, लेट तक सोती रहती है। कहेगी कि नहीं कहेगी, कहेगी। अगर उसे शर्म आने लगेगी तो वो उठने लगेगी, हाँ कि तुझे शर्म नहीं आती, पति के साथ ही सोती रहती, पहले उठा कर, हाँ पहले धीरे धीरे और टॉर्चर करेगी, फिर वो लेट उठने लगेगी तो झाड़ू वाड़ू लगाएगी, अब टाइम में झाड़ू वगैरह, डस्ट उड़ने लगी, सूर्य उदय हो गया और जल्दी। फिर वो बाद में कई बार जब बेचारी किसी प्रोग्राम में परेशान हो जाती है, लेडीज भी तो लेडीज, वो मनुष्यता है। एक दिन वो उठी नहीं, 5 बजे डेली उठती थी, आवाज गेट अंदर से बंदर, वो बोल रही कि गेट कॉल, गेट कॉल, वो बजा रही ना उसको, और गेट कॉल, बाप तेरा काम तेरा बाप करेगा क्या, कह रही वही सांस है। इसका मतलब है कि सांस का भी धीरे 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 समय के अनुसार क्या होता गया, विचारों में बदलाव होता गया है। इसलिए सेम फिनोमेना भी ऐसा ही है। अगर वो जैसे धीरे धीरे प्यार करती थी वैसे धीरे धीरे अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर प्रोजेस्टेरोन इसे मेंटेन करता है। इसलिए कहा जाता है कि शुरुआती अगर सेक्सुअल रिलेशन बनाया जाता है प्रेगनेंसी के दौरान तो क्या होगा, अबॉर्शन। शुरुआत में प्रेगनेंसी अगर अभी कंसीव हुई तो क्या डीजे पे डांस कर सकती है क्या, केसरिया बालम पधारो हमारे देश, ना 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 ना, जहां है वहीं रहो अभी तो, यस और नो। इसका मतलब क्या है जी कि अबॉर्शन होने के चांसेस है। आपके घर में आपके भैया की शादी है तो वो पेशेंट क्या डांस करे क्या, नहीं करना चाहिए। आज हाँ रुको, पहले ट्राइमेस्टर में क्या है, सेंसिटिविटी है, क्या है, सेंसिटिविटी है। इसलिए जितनी ज्यादा इसे आप हरकत दी जाएगी, जितनी ज्यादा इसको कहीं ना कहीं एक्टिविटी के लिए मर्ज किया जाएगा तो रिस्क है कि क्या हो सकता है, टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी हो सकती है। और वो किसमें कन्वर्ट हो सकता है, जिस प्रकार से शुरुआत में धीरे 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 उस सास ने बड़ा प्यार दिखाया और फिर जैसे 2 महीने 6 महीने होते हैं वो धीरे धीरे टोन लेने लगती है, धीरे धीरे बोलने लगती है। बर्तन, मम्मी जी क्या करना, तू बर्तन साफ कर ले, मैं आटा लगा लेती हूँ, या मैं आटा लगा तू बर्तन साफ कर ले, 2 महीने और बीतने दो, नहीं तेरे को मायके नहीं जाना, मेरे को प्रोग्राम में जाना, 6 महीने और बीतने दो। फिर धीरे धीरे मतलब टोन बढ़ रही है ना, टोन बढ़ती, रिश्तों में भी टोन आने लगती है धीरे धीरे। इसका मतलब जो पहली बार बच्चा आता, हाँ बच्चा बहुत अच्छा है, रजिस्ट्रेशन करवा दो, फीस जमा करवा दो, हाँ मजा आ रहा होगा, अच्छा 2 महीने बीत जाने तो वो टीचर क्या दिखाता है, टोन दिखाता है। क्यों दिखाना चाहिए टीचर को टोन, क्यों, क्योंकि बच्चे को टोन नहीं दिखाएगा तो बच्चा बिगड़ जाएगा। हाँ तुम पढ़ते नहीं हो, तुम ये नहीं करते हो, तुम वो नहीं करते हो, दिखाते कि नहीं। और मान लो पहले दिन ही दिखा दी तो बच्चा भग जाएगा, यस और खुली बात है, इसमें क्या है। हाँ इसका मतलब क्या है कि अच्छा टीचर कौन है, जो प्यार भी करता है और जो डांटता भी है।
अच्छे माता पिता कौन है? जो अच्छाई पे वाहवाही भी करते हैं और गलत काम पे क्या करते हैं? प्रसाद भी मिलता साथ में। हाँ, इसलिए अर्ली प्रेगनेंसी ऑब्स्टेटिक जो हार्मोन होता है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज द प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन होता है। क्लियर है? और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए सर ये क्या काम करता है? मैंने बताया कि एक ऐसा हार्मोन है आपकी बॉडी के अंदर, जो आपकी बॉडी के अंदर क्या करवा रहा है? स्मूथ मसल्स को क्या करवाता है? स्मूथ मसल्स रिलैक्सेंट के नाम से जाना जाता है। स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने का काम करता है। एक ऐसा हार्मोन है जो आपकी बॉडी के अंदर टोकोलाइटिक की तरह काम करता है, इसलिए हमने टोकोलाइटिक एजेंट्स में पढ़ा है ना इसको। इसलिए प्रेगनेंसी में कभी भी किसी भी समय अगर ब्लीडिंग होना स्टार्ट होती है, अगर प्रेगनेंसी में कभी भी किसी भी समय अगर ब्लीडिंग होना स्टार्ट होती है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या देते हैं पेशेंट को? आपका प्रोजेस्टेरोन ही तो देते हैं। क्या दिया जाता है? चले आगे, उस केस में उस पेशेंट को हम प्रोजेस्टेरोन ही देते हैं। इसलिए जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है बड़ी ही काम की चीज है। और मैंने बताया एक ऐसा हार्मोन जो क्या है, ऑब्स्टेटिक हार्मोन के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी बॉडी की स्मूथ मसल्स को क्या करके रखता है? स्मूथ मसल्स रिलैक्स। एक ऐसा हार्मोन है हमारी बॉडी के अंदर जो किस प्रकार का नेचर रखता है? टोकोलाइटिक नेचर रखता है, इसलिए टोकोलाइटिक एजेंट की तरह काम करता है। और एक ऐसा हार्मोन है जो क्या करता है? यूटेराइन इम्यूनो सप्रेशन। स्पेशली किसको करता है? लिम्फोसाइट्स को। किस सेल को करता है? टी लिम्फोसाइट्स को करता है। किसको करता है? टी लिम्फोसाइट्स। जो टी लिम्फोसाइट्स होती है वो आपकी टी सेल्स होती है ना, क्या काम करती है? रिकॉग्नाइज करने का काम, पहचानने का काम है। क्या काम है? पहचान करने का काम है। अगर रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाओगे, पहचान ही नहीं कर पाओगे, तो आगे मारना किलिंग करना तो वो तो आगे की बात है। इसलिए टी लिम्फोसाइट्स में जो टी सेल्स होती है उनको ये क्या कर देता है? प्रोजेस्टेरोन। और साथ में जो सबसे अच्छा हार्मोन तो कौन सा होता है? पप्पा हार्मोन होता है। कौन सा होता है? आपका प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए वाला हार्मोन होता है। प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए जो हार्मोन होता है उसका सहयोगी हार्मोन कौन होता है? आपका प्रोजेस्टेरोन। इन दोनों को जोड़ के रखने वाला हार्मोन कौन है? बीटा एसीजी। कौन सा है? तो प्रोजेस्टेरोन और पप्पा हार्मोन और बीटा एसीजी ये तीनों मिलकर के इसकी पहचान को क्या रखते हैं? छुपा के रखते हैं। किसकी पहचान को? अर्ली प्रेगनेंसी में कौन डेवलप हो रहा है? एम्ब्रियो। कौन हो रहा है? जो एम्ब्रियो है उस वो एम्ब्रियो अर्ली प्रेगनेंसी में डिस्टर्ब ना हो, उसको किल ना किया जाए। इसलिए हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी किस्ती तो वहां डूबी जहां मेरी प्लेयर WBC में लिम्फोसाइट का काउंट कम था। यस और नो? इसलिए जैसे जैसे लिम्फोसाइट्स का काउंट कम हुआ वैसे वैसे यूट्रस अपना इम्यूनिटी का पावर खोता रहा, और इम्यूनिटी में भी टी लिम्फोसाइट्स का सेल्स सप्रेशन होने की वजह से वो पहचान नहीं कर पाता है। इसलिए वो एम्ब्रियो वहां क्या होता है? खेल कर जाता है। वो खेल जाता वहां पे, और अगर वो वहां से खेल जाता है, आगे बढ़ जाता है, तो यही एम्ब्रियो आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है? फीटल लाइफ में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट होता है? फीटल लाइफ। इसलिए मैं कहूं सबसे खतरनाक जो समय है बच्चे को डेवलप होने का और जिसमें सबसे ज्यादा रिस्क है वो कौन सा समय है? एम्ब्रियोनिक फेज होती है। कौन सी होती है? एम्ब्रियोनिक। जिसने मैंने बहुत पढ़ाया जाता है कि ऐसा समय जिसमें बिना किसी डॉक्टर की सलाह से किसी प्रकार का दवा नहीं लेना चाहिए। कौन सी फेज होगी? एम्ब्रियोनिक फेज होती है या एम्ब्रियो वाली स्टेज होती है। एक ऐसा समय जिसके अंदर टेरेटोजेनिक इफेक्ट देखने को मिलता है। क्वेश्चन ये भी आया था। टेरेटोजेनिक इफेक्ट जो मां के अंदर देखने को मिलता है उसे रोकने के लिए क्या जिसके क्वेश्चन, दो क्वेश्चन थे इसे।
जिसके अंदर मां से बच्चे में जा रहा है और प्लेसेंटा के माध्यम से जाता है। ये एग्जाम में नहीं था जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। जो मां से बच्चे में जाता है और जो नहीं जाना चाहिए, जो हार्मफुल सबस्टेंस है, उस प्रकार का इफेक्ट क्या कहलाता है? टेरेटोजेनिक इफेक्ट कहलाता है। और जिनका हॉस्पिटल की वजह से, किसी प्रोसीजर की वजह से अगर कॉम्प्लिकेशन या रिस्क हो रही है तो वो क्या कहलाता है? ईट्रोजेनिक कहलाता है। इटेरोजेनिक कहलाता है। लेकिन किसने वाला भी तो आंसर की नहीं दी उसने तो। वो मानेगा जब होगा ना। ये तो मेमोरी बेस है, सब लोगों ने अपना बताया। इसलिए इट्रोजेनिक, जो इट्रोजेनिक होता है वो प्रोसीजर की वजह से होता है। और एक हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है। 3 प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं ये, लेकिन ये तो आपका प्लेसेंटा के माध्यम से है। अब वो पिछले प्लेसेंटा का क्वेश्चन भी आया था ना, इम्यूनोग्लोबिन वाला, मैंने बताया था। वो सेम क्वेश्चन पिछले यूपीपीएससी में भी था, इस बार यूपीपीएससी में सेम क्वेश्चन डाला गया। विच इम्यूनोग्लोबिन, दीज आर द इम्यूनोग्लोबिन्स क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर एक्सेप्ट, पूछा गया था आईजीएम। अगर ये जिसने गलत किया है तो मान लो उसका पेपर में दम कुछ भी नहीं रहा हो ना, उसका आईजीएम जाएगा, क्योंकि उसकी साइज क्या होगा? बड़ा है ना उसका। आईजीएम हो सकता है, मेमोरी स्किल मिस्टेक भी हो सकती है, ऐसा कोई नहीं है। हम बात करेंगे फिर बाद में, आगे चलें। इसका मतलब है कि ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग समझ में आया? अरे बोलो तो सही। इसका मतलब है कि ओबीजी के अंदर जो बेस बनाया गया है दैट इज द गायनेकोलॉजी। क्या होती है? कौन से हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, कैसे कैसे हार्मोन्स अफेक्ट करते हैं। दूसरा पोर्शन ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग क्या होती है? प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा जाएगा। अगर इस प्रकार की मैकेनिज्म नहीं चलती है और ऐसे प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं हो पाती है तो हर केस में टर्मिनेशन होगा, हर केस में अबॉर्शन देखने को मिलेगा। इसलिए धन्यवाद अगर आपको देना है, थैंकफुल अगर कंडीशन में जाना है तो किसे दो आप? प्रोजेस्टेरोन। जिसने अपना लिया, गैरों को भी जो अपना ली उसे क्या कहते हैं? प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। और अपनों को भी जो खत्म कर दिया उसे भी क्या कहते हैं? प्रोजेस्टेरोन। रावण की मौत क्यों हुई? क्योंकि उसका भाई कहां चला गया? विभीषण किसकी गैंग में चला गया था? राम की। इसलिए घर का वेदी लंका ढाई, घर का वेदी लंका ढाई। अगर अपने ही लोगों ने अपने ही प्रति साजिश बनाना स्टार्ट कर दी, 2 भाई है घर में और दूसरा भाई दूसरे पहले भाई के प्रति क्या कर रहा है? रात को अपनी घरवाली के पास में या पड़ोसियों के साथ मिलकर के साजिश रच रहा है कि यार ये बंटवारा कल होने वाला, कैसे क्या करना है, धोखा करना है, इससे ज्यादा संपत्ति लेना है। तो वो सबसे जीत सकता है लेकिन अपने भाई से थोड़ी जीत सकता है। बड़ा भाई खुशी खुशी बोल देता है तू मस्त रहे छोटे, ये ले जा खा पी, मैं और कमाऊंगा और करूंगा। यस और नो? ऐसे ही प्रोजेस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन पूरी तरीके से मेंटेन करता है। फर्स्ट वन अगर हम बात करना चाहें, चलें आगे की तरफ। ऑब्स्टेट्रिक जो ओबीजी में अगर फर्स्टली हम बात करना चाहें तो फर्स्ट वन आप लोग हेडिंग लगा सकते हो क्या? गायनेकोलॉजी। क्या लगा सकते हैं? गायनेकोलॉजी। और गायनेकोलॉजी के अंदर जो सबसे पहले पढ़ा जाएगा दैट इज हम बोल सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका बेसिक देखना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल वर्ड यूज फॉर द वुमेन्स रिप्रोडक्टिव, यानी रिप्रोडक्शन करने वाले, जो कहीं ना कहीं हमारी समान बच्चों को या हमारी समान सेल को जनरेट करने वाले सिस्टम्स होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? री यानी रिपीट, प्रोडक्टिव यानी प्रोडक्शन, जो अपने ही समान सेल्स का डेवलप करते हैं, दैट इज द रिप्रोडक्टिव सेल्स या सेक्स सेल्स जिन्हें बोला जाता है, उनमें ये पावर होता है। ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? आपका मैं बोलूं कि ये सिस्टम सबसे ज्यादा जरूरी किसके हैं? चाइल्ड बियरिंग या चाइल्ड बॉर्न के लिए, बच्चे को उत्पन्न करने के लिए या संतति को बढ़ाने के लिए या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को बढ़ाने के लिए हमें कौन सा सिस्टम पढ़ना चाहिए? रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है। अगर मेल ये कहे कि मैं अकेला पापा बन जाऊंगा, क्या वो बन जाएगा क्या? अगर कोई फीमेल ये कि मुझे शादी नहीं करनी और मैं ऐसी मां बन जाऊंगी। एक केस मैंने सुनाया था तुम्हें एक बार पहले, बीएचयू में एक ऐसा पेशेंट आया, 17 वर्ष की एक लड़की, और उसको अपेंडिसाइटिस हो चुका है और उसका यूएसजी करवाया जा रहा है। लेकिन यूएसजी में अपेंडिसाइटिस तो है, लेकिन साथ में क्या निकल के और आ रहा है? पेशेंट को साथ के अंदर उसको प्रेगनेंसी है। क्या है? पेशेंट को साथ में प्रेगनेंसी देखने को मिल रहा है। प्रेगनेंसी
अगर है पेशेंट के अंदर तो कहीं ना कहीं जो रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यही पढ़ा जाता है कि चाइल्ड बोर्न के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। मैं अगर ये कहूं कि हर महीने जो मेंशंस आते हैं, जो मेंशंस है वो मेंशंस भी इसके ऊपर रेस्पॉन्सिबल होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर हमें पढ़ना है तो इसको 3 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, यस और नो। एक्सटर्नल जेनिटल्स, इंटरनल जेनिटल्स और एक्सेसरीज ऑर्गन्स होते हैं। फर्स्टली एक्सटर्नल जेनिटल्स ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो कहीं ना कहीं हम नेक्ड आइज से उन्हें अपीयर कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे ऊपर का एरिया जो एडिपोज टिश्यू से घेरा हुआ है, दैट इज द मॉन्स प्यूबिस वाला एरिया होता है। फिर बॉडी के अंदर नीचे की तरफ अगर कवरिंग की बात की जाती है तो उस एरिया को हम लेबिया मेजोरा बोल सकते हैं, और उसके नीचे कवरिंग की बात की जाए तो सर उस पोर्शन को हम क्या बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, अगर इसे और अच्छे से पढ़ा जाए, थोड़ा सा बेसिक पे बात की जाए तो देखिए ये जो ऊपर वाला एरिया होता है सर, ये ऊपर वाला एरिया ये उठा हुआ एरिया है, इसमें फीट, और यहां क्या प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, हेयर्स। अच्छा, इन हेयर्स को अगर हम विजुअलाइज करते हैं, देखते हैं तो हमारी और बॉडी के हेयर्स की तुलना में ये हेयर्स कैसे होते हैं, थोड़े ज्यादा डार्क होते हैं। और ये क्वेश्चन डीएसएसबी में पूछा गया है, द एक्सिलरी हेयर्स इन द प्यूबिक हेयर्स इज द वेरी डार्कनिंग इन द सर्कुलर मैनर, वाई। ऐसे ये जो हेयर्स होते हैं, यहाँ वाले हेयर्स, इनकी भी तुलना में जो मेल और फीमेल्स में प्यूबिक एरिया में जो हेयर्स डेवलप होते हैं वहां के हेयर्स ज्यादा डार्क क्यों आते हैं, क्या कारण होता है, तो एंड्रोजन्स की वजह से होता है। जवाब क्या है, एंड्रोजन्स की वजह से ऐसा होता है, स्टेरॉइड जिसे कहा जाता है। और इसमें कौन सा स्टेरॉइड है, E1। कौन सा है, E1। जवाब है कौन सा स्टेरॉइड है, E1 आपका मिलेगा। और दूसरा है कि यहां जो आपका हेयर पैटर्न देखने को मिल रहा है आपको, इस पोर्शन का नाम बताइए आप लोग, तो नाम होगा मॉन्स प्यूबिस होगा। क्या बोलते हैं सर इसे, मॉन्स प्यूबिस के नाम से इसे हम बोल सकते हैं, मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस। इसके नीचे की तरफ चलते हैं, देखिए ये मॉन्स प्यूबिस में हेयर जो आ रहे हैं वो किस हार्मोन की वजह से आ रहे हैं, फिर बता रहा हूं, एस्ट्रोजन। बहुत अच्छा जवाब क्या है, E1 की वजह से आ रहा है। किसकी वजह से, E1 की। एक ये पूछा जाता है ग्लैंड की सिक्रीशन बताओ जब बच्चों के अंदर क्या आने लगती है, प्यूबर्टियल एज आती है, उस समय जब जैसे जैसे बच्चा जवान होने लगेगा उस एज के अंदर उसकी बॉडी में बदलाव होता है। और एक ग्लैंड होती है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, एक मिक्स्ड ग्लैंड्स होती है। तो यहाँ एक ग्लैंड्स का सिक्रीशन देखने को मिलता है, वो नाम पूछा जाएगा कि किस सिक्रीशन की वजह से हेयर डार्क होते हैं, तो आपका नाम क्या होना चाहिए, एपोक्राइन ग्लैंड सिक्रीशन, एपोक्राइन ग्लैंड सिक्रीशन। अच्छा एक बात बताओ, जो मेल कपड़े यूज करते हैं उनकी थोड़ी स्मेल अलग होती है, जो फीमेल्स की बॉडी की सेंटिंग होती है वो थोड़ी सी क्या होती है, अलग होती है। अक्सर कई बार झगड़ा इसी पे हो जाता है कि मेल का वॉशरूम अलग होना चाहिए और फीमेल का वॉशरूम अलग होना चाहिए, डिपार्टमेंट में ऐसा देखा जाता है। हाँ, क्योंकि दोनों की बॉडी की सेंटिंग जो स्मेल होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अगर किसी मेल ने टॉल को टोलियो को यूज किया गया है तो अगर वो फीमेल उसे यूज करती है तो उसमें गंध जरूर देखने को मिलती है। इसका मतलब स्किन के द्वारा ऐसे सेंटिंग्स रिलीज की जाती है। वो सेंटिंग कौन रिलीज करता है, एपोक्राइन, जो मेल की अलग से होती है और फीमेल की बॉडी की अलग से होती है। और बताऊं, अगर प्रैक्टिकली चीजों पर जाते हैं, जैसे कि जानवरों में भी ऐसा होता है, एनिमल्स, हम भी तो एक जानवर ही है, मैमल्स में आते हैं, स्तनधारी जीवों में आते हैं। तो कोई भी अपोजिट एनिमल होता है वो उसकी बॉडी को क्या करता है, पहले वो स्मेल से परखता है। हाँ, आज हम भी कहीं जाते हैं तो कुत्ता अगर आता है और हम नए हैं तो वो अचानक से क्या करता है, भौंकता है और फिर आकर के कुछ नहीं किया। अगर तुम दौड़ोगे तो क्या तुम्हें छोड़ेगा, तुम चाहे नाना के गए हो चाहे मामा के गए हो, वो थोड़ी पहचानता, उसके लिए तो तुम लोग क्या हो, नए हो। ऐसे ही हमारी बॉडी की जो सेंटिंग होती है, जो स्मेल होती है, वो अलग अलग यूनिक होती है। वो कौन सी ग्लैंड्स रिलीज कर सकती है, एपोक्राइन ग्लैंड्स। ये कब देखने को मिलती है, जब हमारे अंदर क्या देखने को मिलती है, तो मेल और फीमेल के अंदर अलग अलग जो गंध होती है शरीर की, वो किस सेक्रेशन की वजह से होती है, एपोक्राइन की वजह से होती है।
हाँ, बिफोर प्यूबर्टी एब्सेंट होती है, ये नहीं बोल सकते प्रेजेंट होती, लेकिन इसके सिक्रेशंस डिसअपियर होते हैं, हाँ ये भी बोल सकते हैं अल्टीमेट। इसलिए प्यूबर्टी के टाइम ये इसके सिक्रेशन क्या होते हैं, बढ़ने लगते हैं। यस, फिर जो ये आपकी जो ग्लैंड है, इसमें इस ग्लैंड की वजह से यहाँ लुब्रिकेशन होने लगता है, मॉइस्चराइजेशन होने लगता है, एस्ट्रोजन इंक्रीज होने की वजह से मॉन्स प्यूबिस एरिया के अंदर ये चाहिए डार्क कलर के क्या आने लगते हैं, हेयर पैटर्न देखने को मिलता है। चलो आगे नीचे की तरफ चलते हैं। नीचे वाला ये जो एरिया आपको दिख रहा है, दैट इज, इस एरिया को हम लोग सर क्या बोल सकते हैं, ये थोड़ा स्वेलिंग वाला पोर्शन है, इस स्वेलिंग वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कुछ ऐसा देखिए, इससे हम बोल सकते हैं सर आपका लिबिया मेजर, लिबिया मेजर। और जो अंदर वाला एरिया है उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, लेबिया माइनर। जैसे कि इनके नाम है वैसे इनके कहीं ना कहीं फंक्शंस भी देखने को मिलेंगे, उसी तरीके से इन्हें पढ़ा जाएगा लाइक दिस। ये देखिए, लेबिया मेजोरा का मीनिंग क्या होता है, लेबिया का मतलब होता है पेयर, क्या होता है, एक जोड़ा होता है, और मेजोरा का मतलब क्या होता है, लार्जर, बड़ा। जबकि इधर देखिए लेबिया मीनिंग क्या बताया मैंने, कवर बोल सकते हैं, या इसी को क्या बोल सकते हैं, एक पेड़ का जोड़ा बोल सकते हैं। और माइनोरा का मतलब क्या होता है, स्मॉल। और ये क्या कहां है, स्मॉलर है, ये अंदर की तरफ है कि बाहर की तरफ है, सीनियर कहां चलता है, आगे चलता है कि पीछे पीछे चलता है, आगे चलता है। हाँ, ऐसे ही सीनियर कौन है, ये वाला है, इसलिए ये कहां होगा, आउटर होगा, ये वाला आउटर में देखने को मिलेगा। चले आगे। इसलिए लेबिया माइनोरा एक ऐसा केस है जिससे हम लोग क्या बोल सकते हैं सर, एक ऐसा केस जो आउटर है और कैसा है, लार्जर है। एक ऐसा केस जो कैसा है, स्मॉलर है और कहां है, इनर। इसलिए दो क्वेश्चन बन गए। हाँ, इन लेबिया मेजोरा इज ऑल्सो नोन एज आउटर लार्जर लिप ऑफ वल्बा, लिप ऑफ वल्बा, इसे क्या बोल सकते हैं, स्मॉलर, इनर स्मॉलर लिप ऑफ वल्बा। इस एरिया को हम लोग एक्सटर्नल जेनेटल्स पढ़ रहे हैं, क्या बोल सकते हैं इसे, एक्सटर्नल जेनेटल्स। और एक्सटर्नल जेनेटल्स का दूसरा नाम बताओ, वल्बा। हाँ, पुडेंडम भी बोलते हैं, वल्वा भी बोलते हैं। वल्वा का मतलब होता है कॉम्बिनेशन में, जिसमें यूरिनरी सिस्टम भी आएगा, इसी में अभी यूरेथ्रा की ओपनिंग होगी और इसी में वेजाइना की ओपनिंग, रिप्रोडक्टिव पार्ट की भी ओपनिंग होती है। इसलिए दो ऑर्गन, दो ट्रैक जहां ओपन हो रही है, उस ट्रैक का क्या नाम बोल दिया, उस सिस्टम को, उस टर्म को क्या बोल दिया, वल्वा। क्या बोल दिया, वल्वा। तो सबसे इस एरिया में सबसे आउटर जो एरिया पाया गया उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा। इस लेबिया मेजोरा के अंदर की तरफ देखा जाता तो कौन सा पोर्शन है, लेबिया माइनोरा। सुनो, अगर ये बाहर वाला एरिया ज्यादा बड़ा है तो इसमें टिश्यूज का लेवल भी क्या होगा, ज्यादा होगा, इसमें फैट का लेवल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब है कि इसमें जगह ज्यादा है, स्पेस ज्यादा है। इसलिए जिस समय डिलीवरी होती, जब एपिजियोटोमी का कट लगाया जाता है, जब पेरिनियोटोमी किया जाता है, तो जब यहां कट किया जाएगा तो ब्लीडिंग होगी और ब्लड लॉस होगा। तो अगर यहां कट लगाया गया, अगर एरिया ज्यादा है तो यहां क्या इकट्ठा हो सकता है, ब्लड एक्यूमुलेट हो सकता है। और ब्लड एक्यूमुलेट होकर के क्या बन सकता है, पेशेंट में हीमेटोमा का फॉर्मेशन हो सकता है। इसलिए इन दोनों के सरफेस एरिया जो डायमीटर के अनुसार सबसे ज्यादा रिस्क, जो रिस्क ऑफ द हीमेटोमा फॉर्मेशन है, हीमेटोमा फॉर्मेशन, वो किस एरिया में देखने को मिलती है, लेबिया मेजोरा में देखने को मिलती है। याद रहेगा, हीमेटोमा का जो रिस्क होता है वो लेबिया मेजोरा में देखने को मिलता है। और एक ऐसा एरिया होता है जिसके ऊपर, इसके ऊपर भी क्या पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं, हेयर पैटर्न सीन देखने को मिलता है।
और ये हेयर फ्रेग्रेंस कहीं ना कहीं सेक्सुअल अराउजल का काम भी करता है फीमेल पार्टनर्स के अंदर। इसका मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान या कोइटस प्रोसेस के दौरान अगर लेबिया मेजोरा वाले पोर्शंस को भी अगर स्मूथली रबिंग किया जाता है तो ये एरिया भी कहीं ना कहीं सेंसिटिविटी की वजह से सेक्सुअल अराउजल को इंक्रीज करने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। क्यों? लेकिन दोनों लेबियाओं में से किसके ऊपर हेयर्स पाए नहीं जाते? हेयर लेस वाला एरिया होता है, क्वेश्चन याद रखना, लेबिया माइनोरा, इसमें हेयर्स पाए नहीं जाते और ये अंदर की तरफ है इसलिए इसमें हेयर्स नहीं होते हैं। दूसरा ये लेबिया जो माइनोरा वाला एरिया होता है ये फ्यूज होकर के जुड़ता है, ऊपर से भी फ्यूज हो रहा है जबकि नीचे से भी फ्यूज हो रहा है, जुड़ रहा है। अब आपका एग्जामिनर यहां से बहुत क्वेश्चंस पूछता है एग्जाम्स के अंदर, वो आपको ये पूछेगा कि ये बताइए कि ये जो एंटीरियरली जो आपका यहां से ये जुड़ रहा था, फ्यूजन्स ऑफ द एंटीरियर ऑफ द लेबिया माइनोरा, तो सर ये कौन सा पोर्शन बनाएगा? क्या बनाएगा? वेरी गुड, ऊपर से क्या बनेगा? जबकि ये आपका जो पोस्टीरियर वाला सरफेस है यहां से क्या बनेगा? ये फोर्चिट बनेगा। वेरी गुड। लेबिया माइनोरा जो है उसका जो एंटीरियर पोर्शन बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे? एंटीरियर जो पार्ट है वो एंटीरियर पार्ट कौन सा पार्ट बनाता है? क्लाइटोरिस बनाता है। सर क्या बनाता है? क्लाइटोरिस बनाता है। जबकि लोअर वाला पोर्शन क्या बनाता है? आपका फोर्चिट बनाता है। एक ऐसा टिश्यू फोर्चिट। फोर्चिट क्या होता है या आपका क्लाइटोरिस क्या होता है? क्लाइटोरिस के बारे में अगर चर्चा की जाए तो क्लाइटोरिस एक ऐसा पोर्शन है फीमेल की बॉडी का जो सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है। बॉडी में एक ऐसा पार्ट जो सबसे ज्यादा आपका मैं कहूं हाइपर सेंसिटिव होता है। एक ऐसा पार्ट जो इरेक्टाइल बॉडी के नाम से जाना जाता है, हाँ, और जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? जेनाइटल ट्यूबरकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन जेनाइटल्स के अंदर वो ऑर्गन बताओ, वो पार्ट बताओ जिसमें इरेक्शन होने के चांसेस या इरेक्शन देखने को मिलता है। आपका क्लाइटोरिस वाला एरिया होता है। जिस प्रकार से मेल की बॉडी में सेक्सुअल अराउजल के दौरान आपका पेनिस में इरेक्शन देखने को मिलता है, ऐसे उसके होमोलोगस ऑर्गन पूछा जाता है तो वो कौन सा ऑर्गन होता है? क्लाइटोरिस। ये क्लाइटोरिस जो होता है वो बहुत ही छोटा और एक आपका पिल लाइक पार्ट होता है, लेकिन ये अपीयरेंस फॉर्म में नहीं होता है क्योंकि ये क्लाइटोरिस जो होता है उसका लेंथ बहुत कम होता है, 1.5 to 2 सेंटीमीटर तक ही होता है। लेकिन ये क्लाइटोरिस पीछे से क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। हाँ, ये क्लाइटोरिस का जो रीजन है पीछे से क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, अगर ये वाला एरिया है, इस एरिया में ये क्लाइटोरिस वाला एरिया है, अगर ये पीछे से किस प्रकार से बना हुआ है? कुछ ऐसा है। हॉर्न्स बोलते हैं इसमें। क्या बोलते हैं? हॉर्न्स बोलते हैं। अगर यहाँ की ब्लड वेसल्स है, इन ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड सप्लाई होगी तो इन हॉर्न्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा? ब्लड सप्लाई और अच्छे से होगी, इसलिए यहाँ इरेक्शन देखने को मिलता है और नर्व कंडक्शन बहुत ज्यादा होता है। हाँ, नर्व कंडक्शन अगर पूछा जाए तो लगभग माना जाता है कि क्लाइटोरियस जो क्लाइटोरियस है उसके अंदर लगभग 8000 सेंसरी नर्व सप्लाई करती है। कितनी करती है? 8000 सेंसरी नर्व सप्लाई करती है। सेंसरी नर्व 8000 सेंसरी नर्व सप्लाई करती है। और क्लाइटोरिस का हुडिंग वाला आगे वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन होता है जो हम हमारी बॉडी में अपीयरेंस कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन सामान्यतः ये जो क्लाइटोरिस होता है ये भी बॉडी के अंदर क्या होता है? कवर्ड होता है, ऊपर से कवर होता है, यू स्किन होती है इसके ऊपर। इस स्किन का नाम पूछा जा सकता है। इस पोर्शन को क्या बोल सकते हैं हम? प्रीफ्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीफ्यूज के नाम से जाना जाता है। द कवर्ड ऑफ द क्लाइटोरिस बाय द प्रीफ्यूज। प्रीफ्यूज के द्वारा कवर्ड होता है। अगर इस एरिया में किसी प्रकार की अगर टेक्टाइल स्टिमुलेशन दिया जाता है तो यहाँ की नर्व कंडक्शंस में क्या होता है? यहाँ कंडक्टिविटी बढ़ती है और उसकी वजह से मैसेज आता है और यहाँ की ब्लड सप्लाई क्या होने लगती है? इंक्रीज हो जाती है। जैसे जैसे क्लाइटोरियस सेंसिटिव होता जाएगा वैसे वैसे प्लीजर्स का लेवल क्या होने लगता है? इंक्रीज होता है। लेकिन एक नॉलेज की बात है कि ये क्लाइटोरियस जो होता है संवेदनशील तो बहुत ज्यादा होता है और सेंसिटिव भी होता है, लेकिन सेक्सुअल अराउजल को ये इंक्रीज करने में समय लेता है। क्या लेता है? समय लेता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में समय ज्यादा लगता है, लेकिन मेल में ऐसा नहीं होता। मेल जो होता है उस मेल में अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ाया जाता है तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये इसी पेनिस के द्वारा यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है और इसी के द्वारा
जो यूरिन भी इसी रास्ते से आता है और सेमिनल फ्लूइड स्पर्म या सीमन भी इसी रास्ते से आता है। अगर पेनिस की बात की जाती है तो इस पेनाइल इरेक्शंस में जब जब भी पेनिस इरेक्ट होता है तो इसके इरेक्शन के अंदर कितनी सेंसरी नर्व होती है? 4000 सेंसरी नर्व होती है जब पेनिस में इरेक्शन होता है। अगर पेनिस में इरेक्शन होना खत्म हो चुका है, एक डिजीज बोलते हैं, पूछा जा सकता है, दैट इज आपका इसको बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ईडी बोलते हैं। एक प्रॉब्लम होती है पीई, दैट इज प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है, दैट इज द ऑर्चाइटिस वाले केसेस में देखने को मिलता है पेशेंटों में। ये स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म या मेटाबॉलिक एसिडोसिस जिन पेशेंटों में होता है उन पेशेंटों में कौन सी प्रॉब्लम होती है? पीई एक प्रॉब्लम होती है जिसे हिंदी भाषा में भी कहा जाता है सीगर पतन बोला जाता है। हाँ, ऐसे केसेस में प्रेगनेंसी ठहरने में दिक्कतें आ सकती है। हाँ, इसलिए पीई या ईडी की जो प्रॉब्लम पुरुषों में होती है वो ईडी की प्रॉब्लम की ये कहीं ना कहीं कंडक्शन में प्रॉब्लम, लेकिन नॉर्मली जो सेंसरी जो नर्व होती है वो 4000 सेंसरी नर्व मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, जबकि फीमेल में क्लाइटोरिस को सप्लाई करने वाली कितनी होती है? 8000 सेंसरी नर्व होती है। चले, क्लाइटोरिस एक ऐसा पोर्शन है जो फीमेल की बॉडी का सबसे ज्यादा इरेक्टाइल पोर्शन है। कम लाइक दिस द होमोलोगस ऑफ द क्लाइटोरिस, तो आपका जवाब क्या जाएगा? पेनिस जाएगा। हाँ, अगर क्लाइटोरिस को ज्यादा रब कर दिया गया, इसमें इन्फेक्शंस कंडीशन है तो सेंसिटिविटी का लेवल धीरे धीरे क्या होगा? कम होगा, और मां के अंदर लिपिडो का जो लेवल है या सेक्सुअलिटी के प्रति जो अट्रैक्शन है वो कम होने लग जाता है। ऐसे पुरुषों के अंदर अगर आजकल एक प्रॉब्लम चल रही है जिसपे खुले आम मंचों पे बात की जाती है, मैस्टरबेशन, हस्तमैथुन। अगर पॉर्न मूवीज जो देखी गई है उन मूवीज के माध्यम से और उनके पूरी न्यूज को देखा जाता है तो आज इंडिया सबसे ज्यादा ऐसा देश बना है जहां सबसे ज्यादा सेक्सुअल बीमारियां बढ़ती जा रही है, और जो सबसे बड़ा मार्केट आज इंडिया का बना है जिसमें सबसे ज्यादा कमाई हो रही है वो कौन सा डिपार्टमेंट है? सेक्सोलॉजिस्ट का डिपार्टमेंट है। हाँ, आज एक पर्सन को छोड़ के दूसरे हर पेशेंट में कौन सी प्रॉब्लम्स हो रही है? सेक्सुअल डिजायर्स बढ़ने की वजह से, बिकॉज ऑफ समय से पहले अगर इस प्रकार का एजुकेशन दिया गया, 8वीं क्लास, 10वीं क्लास, 10th क्लास, 11th 12th के क्लास के बच्चों को बात करते हुए सुनते हैं, बता कैसा है, क्या हाल चाल है। हाँ, मतलब वो छोटी ही उम्र में जो काम करना चाहिए था, पढ़ाई करना चाहिए, उन कामों में वो नहीं लगे, और ये फोन आने की वजह से सारी पूरी जो यूथ है वो बर्बाद होती जा रही है। हाँ, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि आज हमारे लिए ये अच्छा नहीं, जिसे लोग इंजॉयमेंट मानते हैं, जिसे लोग अपने प्लीजर्स मानते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं जो सेक्सुअल फिनोमिना के द्वारा, मेरा अनुभव से अगर मुझे पूछा जाए, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा और अकॉर्डिंग टू एलोपैथ, हमारा जो शरीर बना है उस शरीर का बनने का मेन जो अच्छा है वो कारण ये माना जाता है कि आपके शरीर में रज और धातु अच्छा होना चाहिए तो आप स्वस्थ रहोगे। अगर अब मेरा अनुभव पिछले 10 वर्षों से ये भी रहा है, काफी पेशेंटों का ट्रीटमेंट देखते हुए और करते हुए, जिन पेशेंटों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल लाइफ, जिन लोगों ने लस्टर प्रकृति से जिंदगी जी है, जो जानवरों की तरह जिंदगी जीते हैं, जिनका कोई रूटीन नहीं है, कोई लाइफस्टाइल सेट नहीं होता है, जब चाहे खा लेते हैं, जब चाहे सो लेते हैं, जब चाहे रिलेशन बना लेते हैं और गाय भैंस की तरह, जानवरों की तरह जिंदगी जीते हैं, एक समय के बाद में उनकी पूरा प्रोडक्शन जो हुआ था वो शरीर से क्या होगा? बाहर आने लगे। और जैसे जैसे मैं कहूं द फ्लूइड्स इज द किंग ऑफ द बॉडी, द पेट्रोल ऑफ द बॉडी कौन है? सेमिनल फ्लूइड। अगर पुरुष को लंबे समय तक सरवाइव करना है और बीमारियों से दूर रहकर करना है तो उसके शरीर में क्या स्टोर होना जरूरी है? यह सेमिनल फ्लूइड होना है। अगर किसी महिला को लंबे समय तक कॉन्फिडेंस के साथ में जिंदगी और बीमारियों से बचकर के जीना है तो उसके शरीर में सेक्सुअल लाइफ का पार्ट बहुत मिनिमाइज होना चाहिए। लेकिन आज जो समय चल रहा है, खुले मंच पे आप लोग भी देखते हो, पेपरों में देखते हैं, आग रेप का केस क्यों बढ़ा? आज क्राइम्स क्यों बढ़ रहे हैं? लड़कियों को ज्यादा दिन प्रतिदिन डर क्यों लग रहा है? इसमें दोनों ही रोल अदा हो रहे हैं। कुछ तो लड़कियों ने भी गलतियां की है, मानना पड़ेगा, और कुछ लड़कों ने भी गलतियां की है। हाँ, क्योंकि कोई भी किसी के गिरवान के ऊपर आके हाथ नहीं रख सकता। हाँ, हमने मौका तो दिया होगा, अगर उसने हाई किया है तो हमने हेलो किया होगा। हाँ, हमने उसको ब्लैक लिस्ट में डाल देते तो कल से हाई आना बंद हो जाता, और वो हाई आते 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 पता नहीं हाई हाई हो जाता। फिर क्लियर है? इसका मतलब क्या है कि
अगर बॉडी का फ्लूइड अगर हमारी बॉडी में रखना है, अगर पेट्रोल गाड़ी में है तो चलेगी गाड़ी साहब, लेकिन जिसका पेट्रोल पूरा हो गया घर खड़ा है ना, पेट्रोल पूरा होने के बाद बताऊं क्या होता है, मेरा भी हो जाता है कभी कभी गाड़ी का पूरा, तो गाड़ी को कैसे लेके जाना पड़ता है, पैदल। और पैदल लेके जब कई बार पैदल चलती नहीं, दूर हो, मान लो यहीं पूरा हो गया, मान लो ये पेट्रोल पंप बंद हो बगल वाला, अब जाओ कहां, वहां बीपी पेट्रोल पंप पे, हाँ दैट इज कैंसर हॉस्पिटल के सामने है ना, आई लव बीपी पेट्रोल पंप लिखा हुआ उसके ऊपर। अगर वहां पे उस बीपी गाड़ी को लेके जाओगे तो वो ले जाने वाले का बीपी हाई हो जाएगा, ले जाते और थोड़ी दूर तो ले जाएगा, फिर दूसरे को क्या बोलेगा, भैया साहब थोड़ा क्या लगाओ। इसे जिंदगी में जिनका पेट्रोल खत्म हुआ है ना, उनको दूसरों लोगों की जरूरत पड़ती है, सिद्धांत। इसलिए अपनी जिंदगी में पेट्रोल खत्म ना करें, हाँ, यह पेट्रोल अंतिम श्वास तक काम देगा। अच्छा, वो लोग ज्यादा बीमार है जिनका पेट्रोल क्या हुआ है, कम है, और जिन लोगों के शरीर में धात बीमारियां है, लिकोरिया है, नाइटफॉल है, या ये ऐसी प्रॉब्लम, जितनी भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, रोडों के ऊपर लिखा होता ना, हाँ, बहुत ही हिंदी में किसी मॉडर्न ज्यादा लोग ऐसे देखते हैं, हाँ, ऐसा बीमारी है, ऐसी बीमारी है, तो इस नंबर के ऊपर क्या करें, संपर्क करेंगे, हाँ, सीगर पतन से या लिकोरिया से, नाइटफॉल जैसी बीमारी से जूझने वाले लोग इस नंबर पे संपर्क करें, और गुप्त रोगियों इस संपर्क पे संपर्क करें, आता है रोडो, हाँ, गुप्त रोगी यहां संपर्क करें। मैं जब पढ़ता था तो मेरे ये समझ में नहीं आता था कि व्हाट यू मीन अबाउट द गुप्त रोग। हाँ सुनो, मैं समझाता, मैं इसलिए तो मैं आया हूं मार्केट में। हाँ सुनो, गुप्त रोग इज ऑल्सो नॉन एज हिडन डिजीजेज। कैसे डिजीजेज है, हिडन डिजीज, ऐसी डिजीज जिन पे चर्चा खुले मंच पे नहीं की जाती है, ऐसी बीमारियां जो प्राइवेट पार्ट्स की बीमारियां होती है, जो गुप्ती है, हाँ, जो गुप्त बीमारियां हैं, ऐसी बीमारियां जिन पे खुले मंच पे बात नहीं होती। अगर उनके खुले मंच पे बात हो जाए और सामने सुनने वाले तुम्हारे जैसे ना हो, कि कोई आर्ट्स के बच्चे आ जाए तो वो तो पागल हो जाए। हाँ, इसका मतलब क्या है कि उन लोगों के सामने इनके बारे में चर्चा करनी चाहिए जो पहले से इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। तो गुप्त रोग वो बीमारियां होती है जिनके गुप्ती तो ट्रीटमेंट चलते हैं और गुप्ती बातें होती है सारी। हाँ, किसी को पेशेंट जूझ रहा है लेकिन बता नहीं पा रहा है, हाँ ना बता दूंगा तो क्या सोचेगा, अरे क्या सोचेगा, तेरा पेट्रोल खत्म हो जाएगा। हाँ, सही करवा इसको बीमारी को। हाँ, अगर लिकोरिया है तो वो पेशेंट आगामी आने वाली 2-3-4 साल में उसका इम्यूनिटी का पावर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाँ, अगर किसी पुरुष में ऐसी कोई बीमारी अब हो गई तो हो गई, उसको उपाय तो करो। अरे पेट्रोल पूरा हो गया तो रोना थोड़ी, बीपी पेट्रोल पंप पे जाके क्या डलवा लो पेट्रोल, लेकिन वो पेट्रोल तो मिल जाएगा, लेकिन शरीर का पेट्रोल रिस्टोर नहीं हो पाएगा। इसलिए बीमारियां लगती जाती, आदमी डरने लगता है, घबराहट बढ़ने लगता, और जिसका शरीर के अंदर धातुएं जितनी कमजोर होती जाती है उनकी कोई दवा भी नहीं लगती है। बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं। हाँ, कोई ये सोचता है ना कि खाओ पियो मौज करो बीमारी हो जाएगी, ताकत बढ़ाने वाली क्या कर लेंगे, दवाई। मैंने खूब एक्सपेरिमेंट करके देखा है, उसके दवाई नहीं लगती पवन, उसको डायरिया हो जाता है। हाँ, बोले कि दवाई से एटी नहीं हो रही, क्योंकि इम्यूनिटी नहीं। मैं कहूं मेरी भाषा में या आयुर्वेद की भाषा में, इम्यूनिटी किसको कहते हैं, जो सेक्सुअल लाइफ में क्या है, फिट है, उसका इम्यूनिटी अच्छा होगा। जिसका सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब है, जिसको जीना नहीं आ रहा, वो चाहे कितनी भी डेली शिलाजीत खाओ ना नहीं पचा पाएगा। बिकॉज क्योंकि शिलाजीत खाने से वेजो कंस्ट्रिक्शन, वेजो डायलेशन होता है, और वेसल डायलेटेड होने से ब्लड सप्लाई क्या होती है, अच्छी होती है। हाँ, इसलिए शरीर और आयुर्वेद क्या कहता है, सबसे पहले तो हमें इस जिंदगी में ये सीखना चाहिए या कि हमें नर्सिंग ऑफिसर तो पता नहीं बने या ना बने, लेकिन जीवन जीना आना चाहिए। समझ पा रहे हो, मेन जो लक्ष्य है साइंस लेने का वो यही है कि हमारा शरीर कैसे काम करता है और हमारे शरीर को हमें किस प्रकार से मैनेज करना चाहिए। तो आप साइंस के बंदे हो और आप रट्टू तोते की तरह लग रहे हो, हाँ, लेकिन इसलिए क्यों, क्योंकि ड्यूटी आवर्स में हम लोग ड्यूटी आवर्स के अंदर ये देखते हैं कि लोगों को जीना नहीं आता है। हाँ, सुबह लोग उठ जाते ड्यूटी पे 8 बजे, 2-2 कप बड़े वाले क्या पी रहे हैं, चाय पी रहे। अब साइंस लेने का क्या मीनिंग निकला तुम्हारा, सुबह सुबह खाली पेट कभी चाय, क्योंकि सुबह सुबह जो हेल्थी बैक्टीरिया इकोलाइज बनता है, हाँ, उसे क्या दो, उसे विटामिन सी दो।
हाँ, इकोलाई अच्छा काम करेगा, वो वाटर का रिएब्जॉर्प्शन करेगा। अगर इकोलाई अच्छा रहेगा तो आपको कभी लूज मोशन, आपको बार बार खाना खाने के बाद में कहाँ नहीं जाना पड़ेगा, कोलाइटिस नहीं होगा आपको। हाँ, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पुराने जमाने से जो प्रथाएं चलती आ रही है, दादाजी पीते थे, हमारे पिताजी हमारे पीते थे, हमारे नाना जी ऐसे पीते, अरे वो तो पीते थे, उन्हें ज्ञान नहीं था बेचारों को, आपको तो ज्ञान है ना। अब मान लो सुना दिया, सुनाने वाले ने समझा दिया, फिर भी कई बार क्या लगता है, अरे कुछ नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि अभी इसको बात समझ में, इसका मतलब कि ये स्टूडेंट तो है लेकिन इसको ये हकीकत में स्टूडेंट वाली पॉलिसी पे काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो बात नहीं जानते हो, दो ही लोगों का राम सर दिक्कत है, क्या, एक तो जानता नहीं है और जो जानता उसकी मानता है। ऐसे आदमी का कोई उपाय संसार में नहीं है मेरे अनुसार, कि एक तो खुद जानता नहीं है और जो जानता उसकी बात मानता नहीं है। तो उसके 98 जो गुण है, मैंने बताया था, एक ढोलक बजाने के लिए बच्चे को दिया गया कि इसको सिखाना, और मेरा बच्चा आधा तो जानता है, आधी ही इसका सरगम और सिखाना है इसको, और मेरा बच्चा बहुत टैलेंट है कि बिल्कुल गुरुजी आप रखो इसको 1 महीने। 1 महीने बाद में पिताजी वापस आए, बोले कि मेरा बेटा अब तो सीख गया होगा, क्योंकि आधा तो आता ही था, थोड़ा बहुत ही तो सीख गया होगा। बोला कि आपको, बोल कैसा है इसकी परफॉर्मेंस, बहुत लाजवाब परफॉर्मेंस, आपके जैसा बच्चा तो दुनिया में कहीं है ही नहीं। मैं कहा हाँ, तो आपकी छाती क्या हो गई और चढ़ गया। बोला कि क्या जी कि साहब इसमें कितने गुण है, कि साहब इसमें 98 गुण है। कितने हैं? 98 गुण है। कि 2 ही गुण नहीं है बस और पूरे हैं? उनके साहब पूरे गुण है, और आपका बच्चा बड़ा होनहार है। कि 2 गुण कौन से नहीं है? कि 99 नंबर गुण तो है कि ये कुछ जानता नहीं है, और 100 वाला गुण है कि जो जानता उसकी बात ये मानता नहीं है। तो बताओ वो 2 गुण बढ़े कि 98 गुण? हाँ, नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, जानने की कोशिश तो करो, या जो जानता उसकी बात फिर मानो। लेकिन वो स्टूडेंट सक्सेस नहीं होगा जिंदगी में, लिख लेना टॉपिक ऊपर, जो दगेबाज, वो स्टूडेंट कभी सक्सेस नहीं होगा लाइफ में जो दगेबाज है। और सबसे बड़ा दगा जो किसके साथ करता है? अपनी किताबों के साथ कर रहा है, अपने गुरुजनों के साथ में कर रहा है, क्योंकि वहां ब्लेसिंग नहीं, वो टीचर नहीं देता है, वो सिस्टम देता ऊपर वाला। जिस सिस्टम में आप जाके मर्ज हुए थे और सामने से दिखा रहे थे कि हम ऐसे हैं ऐसे, ना बाबा ना। तिलक लगाने से अगर भगवान मिलते तो तिलक फिर चंदन ही लगा लेता पूरा शरीर के ना। इससे क्या होता है? इससे तो ओनली कंसंट्रेशन बढ़ती है और एकाग्रता बढ़ने से आपका विचार रुकता है। हाँ, ये फैलता नहीं। इसे तिलक लगाना, चंदन लगाने की प्रक्रिया इसलिए बनी है मार्केट में। हाँ, भगवा पहनने से कोई भगवान थोड़ी बनता है। आपको ड्रेस कोड बनाया गया है, ड्यूटी पे जाओगे तो ड्रेस में जाना पड़ेगा ना। ऐसे वो सिस्टम है उनका, उस भगवा, उनका एक फील्ड है, उसमें आध्यात्मिक लोग किसमें रहते हैं? भगवा में रहते हैं, इसलिए उनका ड्रेस कोड है। जैसे तो छोटा बच्चा बिल्कुल टाई वाई लगा करके तैयार होके आता है ना, हाँ गोलू मोलू बिल्कुल, तो उसको क्या, उसको ज्ञान हो जाएगा क्या उससे? ना। प्राइमरी में पढ़ने वाला बच्चा बिल्कुल स्मार्ट ब्यूटीफुल होकर के जा रहा है बच्चा, लेकिन उससे उसका ज्ञान का कोई संबंध। ऐसे तो जैन धर्म वाले तो बिल्कुल कैसे रहते हैं? बिना कपड़ों के रहते हैं। हाँ, तो कपड़े पहनने से भी ज्ञान नहीं होता है, मतलब कपड़े ना पहनने से भी ज्ञान। जब हम पैदा हुए थे जब तो नंगे तो हुए थे। हम बाथरूम में नहाते हैं जब भी तो कैसे होते हैं? एक समय तो ऐसे बिना कपड़ों के होते हैं। जब हम ड्रेस चेंज करते हैं तो भी ऐसे। इसका मतलब कपड़ा पहनना ना पहनना इज द राइट्स ऑफ द बॉडी। इसको कवर करने के लिए और समाज में रहने के लिए हमें करना पड़ता है, लेकिन इसका ज्ञान के साथ में कोई संबंध नहीं है। चाहे आप ऐसा शर्ट पहन लो, चाहे ऐसा पैंट पहनो, चाहे कुछ भी पहनो, लेकिन ज्ञान का इसके साथ कोई संबंध नहीं है। ज्ञान तो दिमाग से होता है, और दिमाग में जो विचार आता है वो मन से आता है, और मन में जो विचार आता है वो भोजन से आता है। इसलिए अगर कोई स्टूडेंट मेरे से पूछे कि सर हमें 6 महीने किस बात का ध्यान रखना चाहिए पढ़ाई करने, तो मैं कहता हूं कि भोजन पे ध्यान रखना चाहिए। जैसा खाओगे अन्न वैसा ही रहेगा। और जिन बच्चों का मन नहीं टिकता ना, वही तो नहीं टिकते यहाँ। वो कभी इधर कभी इधर, कभी घर कभी ननियाल, कभी शादियों में कभी इधर। हाँ, इसका मतलब कि उसका सिद्धांत अभी फिक्स नहीं है। और जिसका सिद्धांत फिक्स हो चुका है वो कहीं नहीं घूमेगा, वो चुपचाप आएगा चुपचाप जाएगा। इसलिए कहते हैं कोई दीवाना कहता है और कोई पागल समझता है, लेकिन धरती की बेचैनी तो बस आधा समझता। उस स्टूडेंट को वो टीचर समझ सकता है, और उस टीचर को कौन समझ सकता है? वो स्टूडेंट समझ सकता है। लेकिन उसमें लगन ऐसी होनी चाहिए। हाँ, मीरा हो गई मगन जब उसको क्या लगी थी? लगन। हाँ, इसलिए गली गली वो क्या ढूंढ रही थी?
श्री कृष्ण को। इसलिए आपका क्या ढूंढो, यूपीपीएससी यूपीपीएससी यूपीपीएससी, नॉट सेट। हाँ, दीवानगी होना चाहिए, पागलपन होना बहुत जरूरी है। ये राम सर को देखो, तुम्हें पढ़ाते हैं रात को 2-2 3-3 बजे तक पागलों की तरह बैठे रहते हैं। हाँ, तो टीचर इतना पागल है तो स्टूडेंट को तो उससे ज्यादा डबल पागल होना चाहिए। अगर आपको लक्ष्य पाना है तो आपको दीवानगी दिखानी पड़ेगी। आप चाहे गुरु कृपा में जाओ, चाहे किसी कोचिंग में जाओ, चाहे सारी कोचिंग बढ़िया है, लेकिन आप ये सोच के जा रहे हो कि कोचिंग अच्छी और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा ना, आपको वो कोचिंग मार्गदर्शन देती है ओनली। जैसे रोड के ऊपर मील का पत्थर लगाया ना, आपको यहां से बाबतपुर जाने के लिए 28 किलोमीटर की यात्रा और तय करनी पड़ेगी। आप बाबतपुर जाने के लिए रास्ता निकालोगे तो बनारस स्टेशन पहुंचोगे ना, 1 किलोमीटर कम हो गया। तो क्या वो पत्थर साथ में जा रहा है क्या कि चल भाई इतनी दूर तो आ गया ना। जिस प्रकार से मील का पत्थर इंडिकेट करता है कि तुझे तेरे लक्ष्य को पहुंचने के लिए इतना किलोमीटर और चलना पड़ेगा, ऐसे मील के पत्थर रूपी गुरु जीवन में होता है। और वो भी क्या करता है, मार्गदर्शन देता है कि ना इतने क्वेश्चन करके आना, इतने क्वेश्चन ऐसे करके आना। अगर तुम नहीं करके आओगे तो तुम्हारे साथ में धोखा होगा, तुम विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे। और जो लोग उनकी बातों पर विश्वास करके आगे बढ़ जाते हैं उसी को तो कहते हैं गुरु कृपा। गुरु कृपा, गुरु कृपा का मतलब ऐसा थोड़ी वो चमत्कार होता है। वो हमारी गुरुजी आए, उनका प्रोग्राम रखेंगे कल परसों अपने सेमिनार, उसमें क्वेश्चन पूछना तुम लोग, मैं सही बता रहा हूं। हाँ, कि हम ऐसे सोचते हैं तो ऐसे होता है क्या नहीं होता, वो हर क्वेश्चन का तुम्हें जवाब देंगे। हम भी रात को उन्हीं के पास बैठे थे, बहुत अल्टीमेट। हाँ, तो कहने का मतलब है कि उनके पास में सब दवाइयों की बीमारी है, चाहे इंग्लिश में आ जाओ, आयुर्वेद में आ जाओ, एलोपैथ में आ जाओ, कैसे भी आ जाओ, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को जिया है। आज हम भी जिएंगे तो आगामी हम भी ऐसे बन जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि जीवन अगर सही तरीके से जिया जाएगा, और गुरु कृपा का मतलब यही होता है कि गुरु जैसे कहते हैं वैसे करना चाहिए। स्टूडेंट को अपना दिमाग, और जिन्होंने लगाया है ना उनके 1 महीने बाद में देख लेना क्या नतीजा आएगा। समझ में आ रहा है? मैं कुछ नहीं बोलूंगा और वो भी कुछ नहीं बोलेंगे, 1 महीने के बाद में जो नतीजे आएंगे वो खुद बता देंगे कि इस पे कितनी कृपा बरसी है और इस पे अच्छा, गुरु कभी भेदभाव नहीं करता है। गुरु तो देखो ऑनलाइन वालों को भी ऐसे पढ़ा रहा है, ऑफलाइन वालों को ऐसे पढ़ा। अब कोई तो टॉपर आ जाता है और कोई फेल हो जाता है, तो बताओ उस गुरु जी की क्या दोष है? नहीं, गुरु का कोई दोष नहीं होता। दुनिया का हर गुरु अपने हर बच्चे को क्या देता है? सबसे बेस्ट देता है। लेकिन कभी कभी चेलों के भी दिमाग में क्या होता है, भ्रम हो जाता। मुझे एक लड़की मैसेज करके क्या कहती है, मेरिट की थी, कि सर आप मेरे को पीडीएफ नहीं डालते हो, आप मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ भेदभाव करते हो। मैं, बेटा कैसा भेदभाव? नहीं सर आप बदल गए हो। हाँ, बदल गए हो। अच्छा, मैं पहले कैसा था? कोई तेरे से प्यार प्रेम करता था कि बदल गया तेरे से मैं ना? फिर उस लड़की को मैंने पीडीएफ डाले और क्वेश्चनों के डाले, फिर वो क्या लिखती है, थैंक यू सो मच सर, माई आइडियल टीचर। पहले क्या कह रही थी, सब बदल गया, और पीडीएफ डालती क्या कह रही है, मेरे आदर्श टीचर हो आप। हाँ, इसका मतलब क्या है कि ये भी झूठ है। ये भी क्या है, जो आइडियल अगर होते या इतने होते तो इतना तो गुरु के प्रति डेडिकेशन होना है। सर आई रिक्वेस्टेड टू प्लीज सेंड मी दिस इज द पीडीएफ। हाँ, अगर आप फ्री हो तो कृपया, अगर आपके पास में है तो ये पहले तो कह रही थी कि आप बदल गए और अब कह रही मेरे कौन से टीचर हो, आइडियल। इसका मतलब है कि ये सारा क्या है, घपला है, ये झूठ है। बताओ अब इससे घाटा किसको होगा? बताओ, टीचर के कुछ नहीं फर्क पड़ता। टीचर तो ऐसा होता है जैसे कि खुशबू और प्रदीप बात कर रहे और मैं यहां खड़ा खड़ा, क्या तुम दोनों बात कर रहे हो फॉर एग्जाम, मैं ऑफिस में बैठा बैठा क्या कर रहा हूं, सुन रहा हूं। ठीक है, तो मेरा क्या काम है, ऑब्जर्वेशन। ऐसे टीचर क्या करता है लाइफ में, ऑब्जर्वेशन करता है, सुनता है बच्चे को, खूब बोलो आप, अब वो सुन रहा है, वो अंदर देख रहा है, अंदर अपने विचारों से मर्ज कर रहा है। ये बच्चा उस दिन तो ये बोल रहा था, आज ये बोल रहा है, ना। क्योंकि टीचर नहीं होता, वो बहुत जबरदस्त चीज हो। उससे आज के 1 साल पहले की बात है कि इस बच्चे ने उस दिन क्या कहा था और ये आज क्या कह रहा है। हाँ, उस लड़की ने तो 2 मिनट पहले कहा कि आप बदल गए, और 2 मिनट बाद में क्या कह रही है कि आप मेरे आइडियल पर्सन हो ना। इसलिए टीचर जो अच्छा होता है वो बच्चों को फिर भी क्या कर देता है, माफ कर देता है, कोई बात नहीं, सुधर जाएंगे, आगे सुधर जाएंगे। इसलिए टीचर का तो कुछ नहीं बिगड़ा, बिगड़ किसका रहा है, स्टूडेंट। इसलिए स्टूडेंट ओरिजिनल होना चाहिए। इसलिए गुरु पद्धति पे चलने वाले बच्चों का बहुत आगे जाके सिस्टम अपडेट होता है, और जो चला है सिद्धांत उसके लिए लागू भी होता है। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, गुरु कृपा रखा गया। ये छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा है।
हाँ, ऑफलाइन छोटा दिख रहा होगा, ऑनलाइन क्या हो चुका है, बहुत बड़ा। और हम ये चाहते हैं कि इस गुरु की कृपा के नाम का प्रचार क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। हाँ, चाहे 1 आओगे तो भी इससे पढ़ाया जाएगा, चाहे 100 आएंगे तो भी इससे पढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि लक्ष्य क्या है, बच्चे को सफल करने का लक्ष्य है। हाँ, आज बच्चे घर पे गए हुए हैं, कल बच्चे और आएंगे, सब बच्चों को साथ में लेके हम पढ़ेंगे। आज का सेशन हमारा ओबीजी का रहा था, उसमें हमने कुछ बातें की थी। इसके अंदर में लेबिया मेजोरा क्या है, लेबिया माइनोरा क्या है, क्लाइटोरिस क्या है, फोर्चिट क्या है। हाँ, इसी के अंदर बीच में यहाँ फोर्चिट वाला एरिया था, यहाँ बीच में पाया जाता है यूरेथ्रल ओपनिंग होती है। कौन सी होती? नीचे यहाँ वेजाइनल ओपनिंग होती है। इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ये नीचे वाला एरिया कौन सा होता है, इसे यूरेथ्रल ओपनिंग बोलती है, इसलिए यूरेथ्रल ओपनिंग और नीचे वेजाइनल ओपनिंग। इसमें रिप्रोडक्शन का काम भी होता है और यूरिन भी इसी रास्ते से पास होता है यूरेथ्रस। इसलिए 2 सिस्टम एक जगह देखने को मिल रहे हैं। इसलिए इस सिस्टम को, इस कॉम्बो को क्या नाम दिया था मैंने, वल्बा। क्या बोला? वल्बा। आपका जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों कॉम्बिनेशन में ट्रैक देखने को मिलने की वजह से यूरेथ्रल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग की वजह से इसे वल्बा कहा गया। और इसी के अंदर नीचे की तरफ अगर देखा जाए तो ये जो वेजाइना होती है अक्सर ये कवर्ड होती है, और वेजाइना जो कवर होती है वो होती है आपके हाइमन मेम्ब्रेन से होती है। किससे होती है? हाइमन मेम्ब्रेन से आपका कवर्ड एरिया देखने को मिलता है। एक ऐसी मेम्ब्रेन मानी जाती है जो बॉडी में किसी प्रकार के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एंटर करने से बचाती है। जिस प्रकार से हमारे कान के अंदर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है जो वैक्स बनाती है, साथ में अंदर जाने से किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकने का काम करती है। सेम हमारे शरीर में वेजाइना के अंदर भी एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो हाइमन मेम्ब्रेन होती है, वो पूरी वेजाइना को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। लेकिन इस मेम्ब्रेन से कभी ये नहीं समझना चाहिए कि फीमेल या गर्ल्स की विजिनिटी को इंडिकेट करता है। ना, 100% ये श्योरिटी नहीं देता है, ये रिलायबिलिटी में नहीं आता है कि अगर ये प्रेजेंट है तो इसने इससे पहले क्या सेक्स रिलेशन बनाया है या फिर नहीं बनाया। क्योंकि ये तो एक्सरसाइज के दौरान, जिम के दौरान, साइकिलिंग के दौरान या फिर जंपिंग करने के दौरान भी मेम्ब्रेन क्या हो सकती है, रप्चर हो सकती है। इसलिए पुराने के हालात का कोई मनुष्य होता है वो आज भी ये कह देता है कि अगर ये मेम्ब्रेन नहीं है तो इसका मतलब ये कैरेक्टरलेस है। हाँ, इसका चरित्रहीन है और इसने इससे पहले भी क्या बना रखा है, सेक्सुअल रिलेशन बना। वैसे अगर आप आगे जाके आपको टाइम मिले तो एक रौरव नरक होता है जिसमें जो दूसरे महिलाओं के साथ में, दूसरे पुरुषों के साथ में जो रिलेशंस बनाते हैं उन्हें बहुत गर्म पानी के अंदर के जैसे आलू को उबाला जाता है उस मनुष्य को वैसे डाला जाता है। हाँ, एक गुरुड पुराण के नाम से शास्त्र आता है, वो पढ़ना चाहिए स्टूडेंट लाइफ में। स्टूडेंट बड़ा सेफ जोन से निकल के चला जाता है, सक्सेस हो जाता है। नहीं तो ये जो संसार है इसको क्या कर लेगा, लपेट लेगा। हाँ, और वो वहीं फिर वो करेगा, समझेगा, लेकिन जब तक उसका समय निकल जाएगा फिर पछताए क्या हो भैया, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब कुछ नहीं होगा। हाँ, इसलिए समय रहते हुए जो समझदार है और उस तरीके से जिए, गलतियां होने, जिन लोगों ने गलतियां की उनसे सीखना चाहिए। देखो ऐसे काम करते हैं ना, मेरे से किसी ने पूछ लिया, चलो बता देता हूं ऑनलाइन हुआ तो क्या हुआ। हाँ, कि सर आपने कभी ऐसे गलत काम नहीं किए क्या? मैंने कहा क्या आपको इच्छा नहीं हुई, आप भी तो मनुष्य ही तो हो। हाँ, आपकी भी तो कभी विचार आए होंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे विचार। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हम गए थे तो हमारी को डांस करने का शौक लगा था और बड़े बड़े मंचों पे डांस करते थे तो बहुत बहुत लोग दीवाने भी होते थे, बड़े बड़े बाल वाल रखना, ये रखना, क्योंकि उस समय ज्ञान नहीं होता। तो जब लेकिन साथ वालों को जब देखा कि जो ऐसे ऐसे काम करते हैं उनके साथ में ऐसा हो रहा है, हाँ, किसी का एफआई दर्ज हो रहा है, किसी के साथ क्या हो रहा है, कभी किसके माता पिता आ रहे, प्रिंसिपल डांट रहा है, इसका मतलब बाबा इधर नहीं जाने का, इधर रिस्क है, इधर गलत है, ये काम गलत है, इधर तो रिस्क ही रिस्क है। हाँ, इसलिए उनको देख देख के क्या कर लिया, सीख गया ये सही काम नहीं है। अगर सही होता तो फिर इसको दिक्कत क्यों, ये तो सुख के लिए क्या था ना, इसने हैप्पीनेस मोमेंट्स को एंजॉय करने के लिए आदमी ऐसे हरकतें करता है, लेकिन उसमें सुख नहीं। इसका मतलब इधर दुख है तो इसको छोड़ दो। अब वो कहते हैं नहीं मैं भी करके एक बार ट्रायल करके देखता हूं, तू भी कर ले। बुरे काम का बुरा नतीजा, ना मानो तो करके देखो, जिन लोगों ने किया उनके घर जाके देखो। कौरवों का देख लो, रावण का देख लो, कंस का देख लो, मामा शकुनी का देख लो, सबका बर्बादी हुआ है। इसे बुरे काम का तो बुरा ही आज नहीं। और बताऊं, एक क्वेश्चन और उठता है कि सर जो गलत है वो ज्यादा डेवलप होता है, जो गलत करता है वो हमसे भी आगे जा रहा है। हाँ, तो सर ऐसा लगता है कि भगवान है ही नहीं। लेकिन गीता क्या कहती है और अनुभवी पुरुष क्या कहते हैं,
नहीं, सत्य जो होता है उससे बार बार क्या होता है, गिराया जाता है और वो गिरे। लेकिन जिस दिन वो प्रदीप उठेगा ना, तो यूपीपीएससी के अंदर वो प्री में नहीं, वो मेंस के अंदर टारगेट ठोक के आएगा। हाँ, मेंस भी निकाल के लेके आए। इसलिए चुप रहना चाहिए, ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपने लक्ष्य को भेदने के बाद में बोलना चाहिए। आपको बोलने की जरूरत ही नहीं, अगर आप वास्तव में किया आपने, वो तो दिख जाएगा। हाँ, वो दिख जाएगा उस दिन। इसलिए तपस्या अंधेरे में की जाती है और एकांत में की जाती है, और जो वो प्रकट होती है तो किसके सामने होती है, दुनिया के सामने होती है। जब दुनिया में आ जाएगी तो वाहवाही अपने आप होगी, मालाएं अपने आप पिलाई जाएगी, मोमेंट अपने आप दिए जाए, सब चीजें होगी अपने आप। इसलिए समय का इंतजार करें, समय बहुत जबरदस्त चीज है। समय वो सब कुछ दिखा देता है जो कोई नहीं दिखाता है। हाँ, इसे समय के साथ में रहे, स्टे करें। कल से हम क्लास को और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कल से और बच्चे आएंगे तो इसको रेगुलर बेसिस पे करेंगे। अब राम सर की थोड़ी देर क्लास रहेगी, उसे आप सुने, विचार सुने। मैं कह रहा हूं नर्सिंग ऑफिसर तो बन जाओगे, या ना भी बनो तो बिजनेसमैन बन जाना, ट्यूटर बन जाना, एमएससी कर लेना, पीएचडी, बहुत ऑप्शन है, लेकिन एक अच्छा मनुष्य जरूर बनना। हाँ, यही लक्ष्य। दिव्य कीर्ति से यही पूछा गया, डॉक्टर दिव्य कीर्ति सर से, कि आप इतने बड़े टीचर हो गए और आज आप अपने बच्चों से क्या एक्सपेक्टेशन करते हो? आपने आईपीएस की नौकरी छोड़ करके कोच ये काम किया है। तो उन्होंने कहा मैंने अकेले ने छोड़ी थी, तो आज मेरे पास में 1800 लोग काम करते हैं और 1800 लोगों को सैलरी देता हूं। तो कितने लोगों का घर बसा दिए मैंने? 1800 लोग। अगर मैं अकेला नौकरी करता तो मैं अकेला कमा के खाता। इसलिए इधर भी आना जरूरी है। दूसरा, उन्होंने एक सिद्धांत तोड़ दिया। उनसे पूछा गया, एक रिटायरमेंट आदमी ने पूछा कि आप अपने बच्चों से क्या उम्मीद करते हो? तो उन्होंने कहा मैं मेरे बच्चों से कोई उम्मीद नहीं करता हूं। मैं मेरे बच्चों को ना ये पूछता हूं कि आप कितना पढ़ते हो, कैसे। मैं तो बस यही उम्मीद करता हूं कि आगे जाकर के एक अच्छे इंसान बन जाए। अगर अच्छा इंसान होगा तो वो सब कुछ कर लेगा। हाँ, और अगर अच्छा इंसान नहीं बन पाया तो सब कुछ होते हुए भी सब कुछ लुटा देगा। हाँ, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और ओबी जी के सेशन को सुनने के लिए। इसके बाद में कंटिन्यूअस राम सर की क्लास है, वो आप लोग सुनिए। ओके, पता ही नहीं लगा, मुझे भी नहीं लगा। मैं बात तो और करना चाहता हूँ, क्या करेंगे। तब तक लिंक डाल लेते तो जल्दी, क्योंकि 11